हेलो बच्चों। तो हम लोग आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब उत्सर्जी पदार्थ एवं उसका निष्कासन। इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके ह्यूमन फिजियोलॉजी जब शुरू किए थे, तो मैं बताया था क्या कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो रहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है किसका, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होती है क्या होती है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ऑलरेडी हम लोग उन दोनों चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ब्लड में जो रहने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके बारे में, उसके निष्कासन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली किडनी से जो फिल्ट्रेशन होता है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले और भी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसमें पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो रहती है, या बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनते हैं, उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उसके आगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से उत्सर्जन उत्पाद मतलब उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। तो उत्सर्जन उत्पाद या उत्सर्जी है ना, इसको हम लोग एक थोड़ा सा डील करते हैं, क्या होता है ये सब चीज़ें जानते हैं। तो हर एक चैप्टर जो रहता है उसका जो नाम दिया गया रहता है कुछ ना कुछ के बेसिस पर नाम दिया गया रहता है। तो जहाँ यहाँ पर देखें हम लोग उत्सर्जी पदार्थ या बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होती है, बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है ये, है ना। तो सबसे पहले जो बनती है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो रहती है क्या, अमोनिया, है ना। दूसरे नंबर में वो रहती है क्या, यूरिया। और तीसरे नंबर में रहती है क्या, यूरिक एसिड, ठीक है। ये तीन जो रहते हैं यूरिक अम्ल, ये तीनों क्या होते हैं, यूरिक अम्ल, ये तीनों रहते हैं उत्सर्जी पदार्थ या बोल सकते हैं उत्सर्जन पदार्थ, जिसका ही क्या होना रहता है, उत्सर्जन, ठीक है। और उनका निष्कासन, निष्कासन का मतलब होता है रिमूव करना, रिमूव करना, उसको निकालना, बाहर करना। तो निष्कासन में है ना, रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बॉडी के लिए तीनों चीज जो रहते होंगे वो कहीं ना कहीं क्या होते होंगे, टॉक्सिक होते होंगे। यही कारण है कि इसको रिमूव किया जाता है। तो रिमूव दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो उसको पूर्ण रिमूव किया जाएगा पूरी तरीका से, या उसको आंशिक रूप से भी रिमूव किया जाता है, ठीक है। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, ठीक है। तो ये चैप्टर की शुरुआत जो है दो चीजों से है, उत्सर्जी पदार्थ एवं उसका निष्कासन। तो उत्सर्जी पदार्थ बेसिकली इन लोग बनते हैं, लेकिन इसके अलावा बॉडी में और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रहते हैं वो भी बनते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से उत्सर्जन एक्चुअल में है क्या, उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उत्सर्जन, या यहाँ से हम लोग याद रखेंगे उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पहले जानेंगे कि उत्सर्जन या उत्सर्जी पदार्थ क्या चीज होती है। तो उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहती है, तो उत्सर्जी पदार्थ जो रहता है उसी का प्रोडक्ट रहता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चलती है, एक्टिविटी मतलब हम बोल सकते हैं उपापचय गतिविधियां जो चलती है, उसके फलस्वरूप ही उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, बनते हैं। तो देखें उत्सर्जन शरीर से चयापचय मतलब जो कैटाबोलिज्म प्रोसेस होती है ना, कैटाबोलिज्म मतलब बोल सकते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है जिसमें ब्रेक डाउन होते हैं जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद जो बनते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं और उसको रिमूव करना बहुत जरूरी रहता है। तो शरीर से कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, है ना। एवं दूसरा और क्या बात है, अत्यधिक अंतःग्रहण द्वारा। अत्यधिक अंतःग्रहण का मतलब जब एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन एक स्टेप होती है, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग अंतःग्रहण बोलते हैं, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया। एक्चुअल में बेसिकली डाइजेशन में 5 स्टेप होते हैं। तो 5 स्टेप में जो अंतःग्रहण वाली जो बात आती है, मतलब उसको एब्जॉर्प्शन जो किया जाता है, तो ज्यादा मात्रा में यदि एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ब्लड में तो भी क्या बनेंगे, अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे। तो यहाँ पर पहला लाइन ही एनसीईआरटी लिखता है कि उत्सर्जन जो रहती है उपापचय एवं अत्यधिक अंतःग्रहण की प्रक्रिया द्वारा बनती है। अंतःग्रहण क्या बनती है, अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन बनते हैं, तो सबसे पहला जो बनती है अमोनिया बनती है, यूरिया बनती है, यूरिक एसिड बनती है। और इन्हीं सब का उन्मूलन मतलब इसको बाहर करना जरूरी रहता है। लेकिन इसके अलावा बॉडी के अंदर में क्या क्या और भी बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, वाटर भी बनती है इन्हीं सब उपापचय क्रियाओं द्वारा। तीसरा सोडियम प्लस, है ना, Na+, K+, सल्फेट और फॉस्फेट, ये सब आयन वगैरह भी बनते रहते हैं बॉडी में, और समय समय पर इन सबको रिमूव करना भी जरूरी है। या तो पार्शियली रिमूव कर सकते हैं या तो इसको हम लोग टोटली रिमूव किया जा सकता है, वो जरूरत के अकॉर्डिंग, है ना। बॉडी में प्लस माइनस आयंस वगैरह बैलेंस को बनाना है, इसके लिए इन सब का रिमूवल जो है जरूरी रहता है, ठीक है। तो देखें ये जो उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं, क्या ये पूरी तरीके से टॉक्सिक होते होंगे बॉडी के लिए, तो ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से टॉक्सिक नहीं रहते, कुछ यूजफुल भी रहते हैं।
तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, या तो पूरी तरीका टॉक्सिक यदि रहेगा तो पूरा निष्कासन किया जाएगा, पूर्ण रूप से निष्कासन। यदि पूरी तरीके से टॉक्सिक नहीं रहेगा तो उसका आंशिक निष्कासन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये जाने कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को या तो कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, रिमूव, या तो फिर पार्शियली रिमूव कर सकते हैं ना, तो दोनों बात हम लोग यहाँ से जाने। ठीक है, यहाँ पर कुछ डायग्राम दिख रहा होगा, तो जैसे सरल नलिकाकार उत्सर्जी अंग जो प्रेजेंट दिखाई दे रहे होंगे, ये बेसिकली रहती किसमें, तो ये रहती अकशेरुकी में। अकशेरुकी, अकशेरुकी का मतलब जो वर्टिब्रेटा नहीं होते, जिसमें कशेरुक दंड नहीं पाई जाती, जैसे है ना पोरीफेरस लेकर हेमिकॉर्डेटा तक पूरे जो आते हैं, उसमें सरल नलिकाकार उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जबकि जटिल नलिकाकार अंग जो रहते हैं ये कशेरुकियों में पाए जाते हैं। कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कौन, किडनी के बारे में यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। इवन यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग ह्यूमंस के अंदर पाए जाने वाली किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली जटिल नलिकाकार अंगों में जो आने वाली संरचना है वो क्या है, किडनी। बेसिकली जटिल नलिकाकार अंग जो रहती है ना, एक्चुअल में ये होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन जो रहती है किसके अंदर में रहती है, वो किडनी के अंदर में रहती है। तो हम लोग किडनी को ही हम लोग क्या मान के चलते हैं, जटिल नलिकाकार अंग मान के चलते, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर ये बना रहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। इसके आगे और देखें, उत्सर्जन के प्रकार देखते हैं। उत्सर्जन के प्रकार मतलब ये बोल सकते हैं कि जिसमें जिस टाइप का उत्सर्जन होता है उत्सर्जी पदार्थ का, उसी टाइप का उत्सर्जन बोलेंगे। जैसे कि मान लो सबसे पहला, मान लो कोई जीवों में अमोनिया का उत्सर्जन होता होगा, NH3 उत्सर्जन, मतलब यहाँ पर NH3 उत्सर्जी पदार्थ है, NH3 उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जी उत्पाद है। तो यदि इसका रिमूवल जिसके द्वारा, जो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता होगा ना, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है या उत्पाद है ना, पदार्थ ही लिखते हैं यहाँ पर, पदार्थ। तो अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ बनता है कोई जीवों में, तो ऐसे जीव अमोनिया का ही उत्सर्जन करेंगे। तो ऐसे जीवों का नाम दिया गया है क्या, अमीनोटेलिज्म बोलते हैं, मतलब अमीनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अमीनोटेलिक एनिमल्स, एमिनोटेलिक एनिमल्स जो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें क्या बनेंगे, अमोनिया बनेंगे। ठीक है, दूसरा यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। और इसमें किसका उत्सर्जन होगा, यूरिया का। ठीक है, इसमें किसका उत्सर्जन होगा, यूरिया का उत्सर्जन। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक बोलेंगे। ठीक है, जबकि ये थर्ड है कौन सा, यूरिकोटेलिज्म, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक बोलेंगे। यूरिकोटेलिक, एक ही वर्ड में यहाँ पर ना डिफरेंस रहता है, यूरिकोटेलिक है ये। तो यूरिकोटेलिक का मतलब क्या होगा, जिसमें यूरिक एसिड का क्या होगा, उत्सर्जन, यूरिक एसिड का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग उत्सर्जन के टाइप जाने हैं ना, क्या क्या, अमीनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। तो इसको हम लोग जैसे उन जीवों को है ना, जीव को हम क्या बोलेंगे, अमीनोटेलिक है ना ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा, यूरियोटेलिक बोलेंगे जो यूरिया का उत्सर्जन करेगा। और ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उसको हम लोग यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो हम लोग ये 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, इसके आधार पर ही डिवाइड किया गया है कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ होते कौन है। तो यहाँ पर अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है, यहाँ पर यूरिया उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और यहाँ पर यूरिक एसिड जो रहेगा वो उत्सर्जी पदार्थ होंगे। तो 3 प्रकार के बेसिकली उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जी पदार्थ होता है हमारी बॉडी में, उसको भी रिमूव किया जाता है, लेकिन उसके लिए दूसरे ऑर्गन्स रहते हैं, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लंग्स के थ्रू लगातार क्या होते जाता है, उत्सर्जी पदार्थ बाहर होते जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इन तीनों को। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अमीनोटेलिज्म पढ़ने वाले हैं। अमीनोटेलिज्म का मतलब जिसमें अमोनिया जो रहेगा उत्सर्जी पदार्थ रहेगा। तो कौन से जीवों में अमोनिया जो है उत्सर्जी पदार्थ रहती है उसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 के उत्सर्जन की प्रक्रिया में पढ़ें अमीनोटेलिक जानवर है ना, अमीनोटेलिक जानवर या बोल सकते हैं अमीनोटेलिक एनिमल्स, जलीय अकशेरुकी, दूसरा जलीय कीड़े, तीसरा बोनी फिशेस एंड चौथा एक्वेटिक एम्फीबियंस। ये चारों जो रहते हैं ना अमीनोटेलिक एनिमल्स होते हैं। मतलब सीधी सी बात है, सब में एक कॉमन चीज दिखाई दे रहा होगा, जलीय वर्ड यूज की है। जली, जली का मतलब क्या है, एक्वस इन्वायरमेंट में जो रहती है, मतलब जो जल में रहते हैं उनमें अमोनिया जो रहती है उत्सर्जी पदार्थ होती है। ठीक है, तो चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हो,
चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो। तो वर्टिब्रेट्स में भी कौन सा वाला वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर बोनी फिशेस आती है। बोनी फिशेस का मतलब ये है जिसके अंदर में बोन्स रहते हैं। एक दो टाइप के फिश पढ़ेंगे हम लोग, एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, है ना। एक पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, कार्टिलेजिनस फिशेस, और एक पढ़ते हैं हम लोग बोनी फिशेस। तो याद रखना यहाँ पर बोनी फिशेस में अमोनिया जो रहती है उत्सर्जी पदार्थ होती है। उसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबियंस वगैरह जो जल में रहने वाले एम्फीबियंस है, इन सब में क्या पाई जाती है, अमोनिया द्वारा, मतलब अमोनिया है उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ऐसे। इसलिए ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग एमेनोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखें, चूंकि अमोनिया जो है ना, अत्यधिक टॉक्सिक होती है। अमोनिया जो रहती है अत्यधिक क्या रहती है, विषैला, और विषैला होने के कारण इसको अत्यधिक उत्सर्जन के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर ए आर वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि अमोनिया जो है इसको वाटर रिक्वायरमेंट की ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये अत्यधिक टॉक्सिक रहता है। तो सेकेंड लाइन को पहले असर्शन में लिख के देंगे कि क्या देंगे, कि उत्सर्जन के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। किनको, अमीनोटेलिक एनिमल्स को। तो क्यों, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, अत्यधिक विषैला होता है। तो ऐसे दो बात एक साथ बोला रहता है ना, वहां पर ए आर वाले क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चाहे एनसीईआरटी कहीं पर भी पढ़ लो, ऐसा टाइप लाइन लिखा रहेगा, वहां पर से ए आर वाले क्वेश्चन देने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक विषैला है ये, इसीलिए उत्सर्जन के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता की, है ना, होती है इसके लिए। और देखें, NH3 पानी में आसानी से घुलनशील है और अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या गिल सतहों से, देखो यहाँ पर जब भी अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होंगे, उत्सर्जी पदार्थ होंगे, तो ये जो रहेगा ना पदार्थ, ये रहेगा कैसे रिमूव होगा, किस फॉर्म में रिमूव होंगे, तो ये NH4 प्लस, या इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयंस के रूप में क्या रहेंगे, रिमूव होंगे। हमेशा याद रखना कि अमोनिया जो रहेगा अमोनिया के फॉर्म में रिलीज नहीं होता, अमोनिया के डिफरेंट और भी कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। जैसे NH2 ही बन जाता है, ये कभी कभी N ही बन जाते हैं, मतलब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, ये सब एमीन के ही टाइप रहते हैं सब। तो ये जो अमोनिया है अमोनियम आयन के फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या होंगे, इसमें घुलनशील होंगे, जल में घुलनशील हो जाएंगे, अमोनियम आयन के रूप में जल में घुलनशील। तो इसका रीजन भी है जल में घुलनशील होने का, है ना। H2O जो रहती है वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें ऑक्सीजन का En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहता है। जैसे प्लस देखेगा ना तुरंत इसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये भी उसका रीजन है जल में घुलनशील होने का। तो याद रखना अमोनिया जो रहती है अमोनियम आयन के फॉर्म में, है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दे सकते हैं कि अमोनिया किस फॉर्म में जल में जो है वाटर में घुलनशील होती है करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो अमोनियम आयन के रूप में क्या रहती है, जल में घुलनशील रहती है। तो देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में तो अलग अलग, जैसे कि देखो यहाँ पर जली अकशेरुकी है या जली कीट वगैरह है, बोनी फिशेस, जली उभयचर, बाकी सबका तो समझ आता है, जली अकशेरुकी, जली कीटे, है ना, कीट वगैरह इंसेक्ट जो है, और उभयचर, इन तीनों का तो समझ आता है कि इनके पास में कुछ जगह नहीं है, तो ये क्या करेंगे, शरीर सतह से ही क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे, शरीर सतह से बाहर करेंगे। बाहर किसको, शरीर सतह से अमोनियम आयन को, NH4 प्लस को शरीर सतह से कहां से बाहर करते हैं वो भी जानना है हमें। तो शरीर सतह से बाहर करती है, लेकिन यहाँ पर जो बोनी फिशेस है ना, बोनी फिशेस, तो बोनी फिशेस में तो शरीर के सामान्य सतह में स्कैल्प रहते हैं ऊपर में, तो वहां से तो कर ही नहीं पाएगी ये। तो बोनी फिशेस चूंकि वर्टिब्रेटा होते हैं, तो इसमें क्या करती है, ये गिल सरफेस का यूज करती है, गिल्स सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, गिल सरफेस से अमोनियम आयन के रूप में NH4 प्लस के रूप में किसको रिमूव करेगी, अमोनिया को, NH3 को रिमूव करेगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हिडन लाइन टाइप का दिखता है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर जानना है कि शरीर सतह से बाहर करती है बाकी लोग कौन कौन, ये जली अकशेरुकी, जली कीटे और जली एम्फीबियन जो है, लेकिन बोनी फिशेस नहीं करती। तो बोनी फिशेस जो शरीर सतह से, सामान्य शरीर सतह से नहीं करती, सरफेस से नहीं करते, जीबीएस के द्वारा नहीं करते, इन लोग करते हैं गिल सरफेस के द्वारा, है ना। तो एक अलग ही नाम दिया गया है। तो गिल सतहों से मछलियों के माध्यम से प्रसार द्वारा उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी जानना है, ठीक है। ये जो उत्सर्जन होता है ना, उसमें, है ना, इसे हटाने के लिए किडनी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। किडनी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका मतलब किडनी रहेंगे किसमें, तो बाकी तो अकशेरुकी में तो किडनी रहती नहीं है,
है ना। लेकिन कशेरुकी जब आता है ना मछली, तो इसमें किडनी बनते हैं और किडनी इसमें ना रोल प्ले नहीं कर रही है, देखो। इसीलिए रेप्टाइल एविज मैमल्स में किडनी के द्वारा होता है और एम्फीबियंस में भी होता है, एम्फीबियंस रेप्टाइल एविज मैमल। फीसेस में भी नहीं होता, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, गिल सरफेस है, इसी के द्वारा अमोनिया जो है रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये पूरा बात। तो ये जो हिडन लाइन सब दिखा था, है ना, लिखा हुआ था, उन सबको बता दिया। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, अमोनियम आयन के रूप में। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है यूरियोटेलिज्म। प्रक्रिया को हम लोग यूरियोटेलिज्म बोलते हैं, लेकिन जीव जो आते हैं उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं हम लोग, है ना। तो अलग अलग है, थोड़ा से प्रक्रिया और इनके बारे में जानना है। तो यूरिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, यूरियोटेलिज्म। इससे पहले हम लोग देखें अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया जो थी क्या थी, अमीनोटेलिज्म थी। वैसे ही ये क्या है, यूरिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया यूरियोटेलिज्म है। और यूरिया ऐसे दिखती है, NH2CO NH2 होता है इसका फार्मूला, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे चलते रहता है, इधर से इलेक्ट्रॉन कोई खींचता है तो इधर माइनस चार्ज आते रहते हैं, तो ये यूरिया होती है। ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल्स वगैरह के बारे में बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल में कार्टिलेजिनस फिशेज जो रहती है वो, दूसरा जितने भी स्थल में रहने वाले जो जीव है ना वो, और तीसरा जो टेरिस्टियल एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि मेढक, टोड वगैरह आदि, जली और अर्ध जली सरीसृप, मगरमच्छ, कछुए, स्तनधारी आदि जो रहती है, ये सब चीजें। मतलब यहाँ से एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो क्या है कि कार्टिलेजिनस फिशेज, टेरिस्टियल एनिमल्स एंड स्थलीय एवं अर्धजली का मतलब टेरिस्टियल, और जो हार्ड टेरिस्टियल रहते हैं ना एम्फीबियन, जैसे कौन कौन से मेढक वगैरह या टोड वगैरह, उन लोग के अंदर में भी यूरिया जो रहती है उत्सर्जित पदार्थ होती है। उसके अलावा चौथा जली और अर्धजली सरीसृप, मतलब जो आधा जल में रहते हैं और आधा स्थल में रहते हैं, जैसे कछुआ और मगरमच्छ को देख लो, ये भी मतलब हम लोग बोल सकते हैं सरीसृप, सीधी सी बात है। उसके अलावा पांचवा नंबर कौन सा, स्तनधारी। तो इन सब में उत्सर्जित पदार्थ कौन है, यूरिया। कौन है, यूरिया। और यूरिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको और एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे। यूरियो ना, यूरियो, और वो वाला यूरिको हो जाता है, एक वर्ड बस चेंज हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो ये देखें हम लोग, तो ये जो रहती है यूरिया, अमोनिया के तुलना में क्या रहती है, कम टॉक्सिक रहती है। अमोनिया के तुलना में क्या रहती है, कम टॉक्सिक। तो हम देखें यकृत में अमोनिया कम जहरीले यूरिया में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे उत्सर्जन के लिए केवल माध्यम मतलब मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। मध्यम मात्रा में मतलब यहाँ पर ना यूरिया की मतलब अमोनिया की तुलना में कम जल की आवश्यकता है, कम जल की आवश्यकता। तो देखो यहाँ पर भी इसे AR वाले क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, तो अमोनिया के तुलना में इसको यूरिया को कम जल की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये जो रहती है ना अमोनिया बदल जाती है किसमें, यूरिया में। और किसमें बदलती है पता है, यकृत मतलब लीवर में कन्वर्ट हो जाती है ना। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो इसको जानेंगे। ऑर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा बदलती है ये अमोनिया, यूरिया में बदल जाती है। तो यूरिया कम क्या होते हैं, टॉक्सिक, है ना। तो ये क्या रहते हैं, कम विषैली होती है, कम विषैली। किसकी तुलना में, तो अमोनिया की तुलना में क्या होते हैं, लिस्ट टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इसके लिए कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, जानना है। अब देखो ये जो यूरिया रहती है ना, वो क्या होती है, अमोनिया का ही ट्रांसफॉर्म, मतलब अमोनिया से ही बनी हुई रहती है। और कहाँ पर बनी हुई रहती है, ये यकृत में बनी हुई रहती है, आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो एक और क्या करती होगी, तो देखो यहाँ पर वांछित परासरण बनाए रखने के लिए कुछ जानवरों के गुर्दे मतलब है ना किडनी के मैट्रिक्स में यूरिया की कुछ मात्रा को बनाए रखा जा सकता है। इवन ह्यूमंस, मतलब क्या होती है, ये यूरिया जो है ना पूरी तरीके से उत्सर्जन नहीं होता हमारी बॉडी से, मतलब ह्यूमंस के अंदर में यूरिया का पूरी तरीके से उत्सर्जन नहीं होता। ये जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि किडनी के जो मैट्रिक्स वाला पार्ट रहता है, मैट्रिक्स, वहां पर यूरिया की कुछ मात्रा रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो परासरणता है ना, परासरण मतलब ऑस्मोसिस है ना, उसको बैलेंस करने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए यहाँ पर किडनी के मैट्रिक्स में यूरिया की कुछ मात्रा का रहना जरूरी है, और इसीलिए पूरी तरीके से रिमूवल नहीं होता। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी किडनी का पूरा है ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो जो कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट्स है ना, यूरिया की कुछ मात्रा देखना वापिस आती हुई दिखाई देगी इंटरस्टिशियल मीडियम में, ताकि उसकी
ऑस्मोलिटी या परासरता को उसको बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो कुछ जानवरों को यहाँ पर है ना डायग्राम दिया गया जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, है ना, जैसे मेढक वगैरह, क्रोकोडाइल का एक कछुआ है ये, केचुआ नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, शार्क है ये, ठीक है। और ये क्या है ना, देख सकते हैं टाइगर है। तो ये पूरा बात समझ आया होगा मेरे ख्याल से। इसके आगे और देखते हैं, यूरिकोटेलिज्म है ना, एक वर्ड में अंतर है इसके, उसमें यूरियो था, इसमें यूरिको है, ठीक है। यूरिको है, CO है ना यहाँ पर को अति यूरिको। तो देखो यूरिक एसिड के उत्सर्जन की प्रक्रिया है, इसमें किसके उत्सर्जन की है, यूरिक एसिड के। कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें यूरियो और यूरिको में। तो यूरियो वाला जो है ना उसमें यूरिया वाला है, मतलब यूरिया ही सीधा सीधा वर्ड आती है, तो यूरियोटेलिज्म। और इसमें यूरिको, तो उसमें इसमें यूरिक आ रहा है, क आ रहा है, तो इसमें यूरिकोटेलिक बोलेंगे, है कि नहीं। तो यूरिकोटेलिज्म यूरिक एसिड के उत्सर्जन की प्रक्रिया है। तो देखें इसमें यह पानी में अघुलनशील है। अब देखो यूरिक एसिड जो रहते हैं, अमोनिया जो है ना बहुत ज्यादा घुलनशील होती है, यूरिया थोड़ा कम, यूरिक एसिड और भी कम। तो यूरिक एसिड जो रहती है लगभग अघुलनशील हो जाती है किसमें, पानी में, इसीलिए उत्सर्जन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, पानी की जरूरत ही नहीं है इसको। तो क्या करेंगे, तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स या कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर देखें कि कीट वगैरह जो होती है, दूसरा और भी कुछ भूमि क्रस्टेशियंस वगैरह जो रहते हैं भूमि में रहने वाले, और तीसरा क्या होते हैं, भूमि में जो घोंघे वगैरह जो रहते हैं वो, है ना, और स्थलीय छिपकली, स्थलीय सरीसृप वगैरह, और उसके अलावा कौन सा, पक्षी। स्थलीय सरीसृप में वही छिपकली वगैरह लोग आते हैं, ठीक है। तो जो इंसेक्ट रहते हैं, कुछ जो क्रस्टेशियंस एनिमल्स हैं, है ना, और कुछ जैसे कि कौन, घोंघे वगैरह, और स्थलीय सरीसृप, मतलब जो स्थल में रहने वाले सरीसृप है वो, और पक्षी, इन सब में क्या चीज का उत्सर्जन होता है, तो इसमें उत्सर्जन होता है यूरिक अम्ल का या यूरिक एसिड का, है ना, जिसे यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट देख सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट का डायग्राम है। इसके अलावा जो लैंड स्नेल होते हैं, स्नेल है ये, स्नेल का मतलब घोंघा, घोंघी, घोंघी है ये, घोंघे, ये वाला घोंघा ऐसा देखा हो ना घोंघी को, ऐसे इसका दो ऐसे एंटीना लगा हुआ रहता है इसके ऊपर में, ठीक है, इसी के द्वारा सेंसेशन फील करते हुए आगे जाती है। जब इसका एक झपड़ ऐसे मारोगे ना, थोड़ा सा ही मारोगे, तो ये पूरे को अंदर कर लेती है सेल के अंदर में, है कि नहीं है, ये स्नेल होती है। ये क्या है, छिपकली, ठीक है। और ये तो फिर पक्षी है, पक्षियों में होती है। तो देखना कभी कभी हम लोग गर्मी के दिन में कार को ले जाकर पेड़ के नीचे में खड़ा कर दिए रहते हैं, और पेड़ के ऊपर में घोंसला रहता है, तो उसके द्वारा है ना जो कार्यक्रम किया जाता है पूरे उसमें कांच में हो जाता है पूरी तरीके से, है ना, कार का सत्यानाश कर देते हैं। तो देखे होंगे उस टाइम में ये जो है ना जो उत्सर्जन, जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है वो गोलिकाओं के रूप में होता है, गोलिकाओं या तो फिर पेस्ट के रूप में होता है, गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में, ठीक है, जिसमें ना लीस्ट मात्रा में वाटर रहते हैं, तो लीस्ट वाटर होता है, लीस्ट वाटर, तो वाटर बहुत कम रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। तो यूरिक एसिड जो उत्सर्जन करने वाले एनिमल्स हैं उसमें पानी की मात्रा बहुत कम रहती है, तो गोलिकाओं या पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर करते हैं ना। जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे ये जो बर्ड्स वगैरह रहते हैं, उन लोग घोंसला बना के पेड़ में रहते हैं, गाड़ी वगैरह खड़ा करोगे तो नीचे में आ जाता है उसी के। तो ये क्या है, उत्सर्जन पेस्ट के रूप में दिखाई देता है, कोलगेट समझ के उसको, है ना, करना नहीं है इसका। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है किसका, बर्ड्स का, ठीक है। तो इसके आगे और देखें, अब हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि देखो हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म जो है इस दुनिया में, उनके अंदर भी तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वगैरह होंगे, उसके द्वारा रिमूवल होता होगा। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम लोग इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ऐसे क्या स्ट्रक्चर रहती है जो ह्यूमंस के अंदर में नहीं पाई जाती है, ह्यूमंस का कैसे एडवांस होता है इनकी तुलना में। तो उसको जानने के लिए हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा उत्सर्जी अंगों के बारे में। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन है, जैसे देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हम लोग उत्सर्जी अंग के बारे में देखें तो प्रोटोनेफ्रीडिया होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया, इसको आदि वृक्कक बोलते हैं हिंदी में, आदि वृक्कक, वृक्कक, वृक्कक और का, ठीक है, आदि वृक्कक बोलते हैं, या इसको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं, फ्लेम सेल, है ना, या ज्वाला कोशिकाएं होती है, यही प्रोटोनेफ्रीडिया। तो किसमें किसमें पाई जाती है देखें, तो सबसे पहले प्रोटोनेफ्रीडिया, पी से याद रखना, प्लेटीहेलमिन्थिस में है, और इसमें भी पी है इसका, प्लेनेरिया में, कुछ रोटीफर्स में भी रहते हैं, है ना। तीसरा कुछ एनेलिड्स वगैरह में, एनेलिडा में भी होती है, और सिफेलोपोड मोलास्क में भी होती है, ये जो वर्टिब्रेटा में आते हैं, है ना, प्रोटोकॉर्डेटर्स में आते हैं सिफेलोकॉर्डेट,
तो उसमें एम्फी ऑक्सस के बारे में जानते हैं, एक एग्जाम्पल है ना, एनिमल किंगडम में है ये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब नंबरिंग देते हैं ना तो हमें जल्दी याद होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि नंबरिंग से क्या होता है, अलग अलग दिमाग जो है सोचता है कि हाँ इसमें 4 चीजें हैं, तो 4 में अब 4 कौन कौन है उसको याद रखना रहता है। मतलब एक पॉइंट टेबल के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग उसको जल्दी याद रखता है, ना कि सीधा सीधा ऐसे रहेगा तो कितना भी याद किए रहेंगे हम भूल जाएंगे। इसीलिए नंबरिंग करना जरूरी रहता है, कहीं पर भी उदाहरण या कहीं पर कुछ लिखा रहता है तो उसमें। तो सबसे पहला कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थी, जैसे कि प्लेनेरिया है ना, रोटीफर्स वगैरह में, कुछ एनेलिड्स वगैरह में, और सिफेलोकॉर्डेटा एम्फी ऑक्सस में क्या होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसके आगे देखें सेकंड नंबर नेफ्रिडिया, इसको वृक्कक बोलते हैं, वृक्कक ऐसे बोलते हैं, वृक्कक, हाँ यही है वृक्कक। तो ये किसमें होती है, कुछ एनेलिड्स में होती है एवं केचुआ में भी होती है, केचुआ एवं कुछ एनेलिड्स में यही होती है, कुछ एनेलिड्स, सम एनेलिड्स एंड केचुआ में क्या होती है, नेफ्रिडिया या वृक्कक होती है, उत्सर्जी अंग है ना। लेकिन इसके ना 2 काम याद रखना, यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिया है दोनों के काम को, तो याद रखना कार्य, नाइट्रोजन वेस्ट का तो रिमूवल करती ही है ये, है ना, चूंकि देखो एनेलिडा है ये, तो एनेलिडा में नाइट्रोजन का है ना, एनेलिडा में नाइट्रोजन वेस्ट का रिमूव करना भी जरूरी है, तो नाइट्रोजन वेस्ट का रिमूवल करता ही है कौन, नेफ्रिडिया। लेकिन उसके साथ साथ में सेकेंड कार्य और करता है, द्रव एवं आयनों का संतुलन भी बनाकर रखता है। मतलब वाटर वगैरह जो रहती है या आयंस रहती है या फ्लूइड जो रहती है या आयन, उसका बैलेंस बनाने का भी काम करती है। तो इसका 2 काम है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना, उसके अलावा द्रव एवं आयनों का संतुलन बनाना भी इसका काम है, किसका, नेफ्रिडिया का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, मेल्फिगियन टिब्यूल्स देखते हैं। मेल्फिगियन टिब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्फिगियन टिब्यूल्स है ना, कई बार पूछते रहता है इसको। तो पहले बात तो याद रखना है भाई, ये कीटों में होता है, मतलब इंसेक्ट में होते हैं ये, इंसेक्ट में। तो ये जो रहती है मेल्फिगियन टिब्यूल्स इंसेक्ट में रहती है। मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे हम लोग मेल्फिगियन टिब्यूल्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे वुमेन कैप्सूल के पास में, तो वहां पर हमारे में तो प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है नेफ्रॉन में, लेकिन इनके में नहीं रहता, इसीलिए सिर्फ टिब्यूल्स के फॉर्म में ही रहते हैं वो। तो वो किस में रहती है, तो इंसेक्ट में रहती है। ठीक है, और दूसरा कॉकरोच वगैरह में भी रहती है ना, तो कॉकरोच भी तो इंसेक्ट ही है, तो कॉकरोच में भी रहती है। तो कॉकरोच को भी अलग से याद रखना कि मेल्फिगियन टिब्यूल जो रहती है कॉकरोच में भी होती है। ठीक है, इसके कार्य के बारे में बात करें तो है ना, पहला कार्य तो वही होगा, नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करना, उत्सर्जन करना। दूसरा इसका कार्य है परासरण नियमन करना, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, मतलब बॉडी के अंदर में वाटर का जो इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस बनाने का काम करती है। मतलब वाटर का बैलेंस ही तो परासरण है ना। परासरण के बारे में जानते ही हैं, यदि 2 सेलों के पास में मान लो है ना, यहाँ पर वाटर की मात्रा, वाटर यहाँ पर ज़्यादा है ए वाले कंटेनर में बी की तुलना में, वाटर बी की तुलना में, तो बताओ जहाँ जल ज़्यादा रहेगा ना वहाँ से कम जल की ओर जाती है। मतलब वाटर का मूवमेंट ही परासरण होता है। यहाँ पर बीच में है ना SPM लगा हुआ रहता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसी के थ्रू जैसे एनिमल सेल है तो ये दोनों तो जो है ना सेल है ना, इसी का यहाँ पर बताया मैं कि सेल मेम्ब्रेन जो रहती है सेमी परमिएबल नेचर की होती है। तो जहाँ वाटर ज़्यादा रहता है वहाँ से वाटर कम की ओर जाती है। तो परासरण की दिशा निकालना या जानना बहुत ही आसान है। मतलब हम बोल सकते हैं जहाँ पर वाटर ज़्यादा वहाँ से कम वाटर की ओर जाती है, वही क्या है, परासरण। तो परासरण का नियमन करती है कौन, मेल्फिगियन टिब्यूल्स वगैरह जो रहती है वो। ठीक है, इसके अलावा चौथा और जानते हैं, एंटिनल ग्लैंड्स या है ना, एंटिनल ग्रंथियां, या इसको ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड है ना, इसको ग्रीन ग्लैंड बोलेंगे। एनसीईआरटी क्या किया है, पूरे को ऐसे लाइन से लिख के दे दिया है, लेकिन हम एक टेबल के फॉर्म में जब याद रखेंगे तो जल्दी याद होता है हमारा, है ना, उसका भी उतना टाइम नहीं है, भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जो रहती है किसमें रहती है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशियंस मतलब जैसे कि झींगा वगैरह के बारे में बात करते हैं तो उसमें रहती है। ठीक है, झींगा में याद रखना, झींगा में ग्रीन ग्लैंड्स या एंटिनल ग्लैंड्स होती है। तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में जब आते हैं तो इन्हीं लोग को देते हैं ना, क्रस्टेशियन, झींगा वगैरह के बारे में। उसके बाद में किडनी के बारे में बात करते हैं, तो हायर एनिमल्स में किडनी होती है, जैसे कि कौन कौन से में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में होती है, एविज में है ना, और मैमल्स वगैरह में क्या रहती है, तो किडनी रहती है। ठीक है, तो किडनी जो सर्जी अंग रहते हैं तो इन सब में रहते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे चीज़ के बारे में जाने हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, इनके दूसरा नाम को भी पूछ देंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया का हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल पूछ देंगे, ये बोलेंगे एग्जाम्पल देके पूछेंगे उत्सर्जी अंगों के बारे में, है ना, या तो कार्य लिख के देंगे। तो ऐसा कई प्रकार से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो नेफ्रिडिया में देखा, एनेलिड्स में जो पाई जाती है, केचुआ में नाइट्रोजन वेस्ट के साथ साथ द्रव एवं आयनों का संतुलन भी बनाती है, जबकि मेल्फिगियन टिब्यूल नाइट्रोजन वेस्ट उत्सर्जन के साथ साथ परासरण नियमन का भी काम करती है। तो यहाँ पर है उसका काम, डबल काम भी जाने, और स्पेशली इस कॉकरोच को याद रखना है बिल्कुल। ठीक है,
इसके आगे और देखें। अब हम लोग देखने वाले यहाँ से क्या, मानव उत्सर्जन प्रणाली या मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, है ना। इससे पहले हम लोग जो भी देखे उसमें अन्य उत्सर्जी अंगों के बारे में और उत्सर्जी पदार्थ के बारे में जाने। पहले उत्सर्जी पदार्थ जाने, फिर उत्सर्जी अंगों के बारे में जाने। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, या बोल सकते हैं इसको मानव, है ना, मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या चीजें शामिल है। तो देखो मानव उत्सर्जन प्रणाली के अंतर्गत क्या आती है उसको जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि इसमें, है ना, दिखाई दे रहा है क्या, दो किडनी दिखाई दे रहे हैं। तो अ पेयर ऑफ किडनी लिखेंगे, है ना, पेयर ऑफ किडनी, है ना। अ पेयर ऑफ किडनी मतलब किडनी हिंदी है तो हिंदी में लिखते हैं इसको, किडनी कितनी होती है, किडनी की संख्या है कहाँ, कितनी, दो। किडनी की संख्या होती है दो। अब यहाँ से डायग्राम से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो वेंट्रल साइड में है कि डोर्सल साइड में है, ये पता नहीं चल रहा है इसका लोकेशन। तो लोकेशन के बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। किडनी अभी ये जानना है, पैरों का निशान क्या है, किडनी की संख्या कितनी है, दो। और किडनी से एक पाइपलाइन निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसका हम लोग बोलते हैं यूरेटर, या बोलते हैं यूरिन पास आउट होते हैं तो उसको बोलते हैं मूत्र नली, बोलते हैं इसको, यूरेटर है ये, यूरेटर, यूरेटर है ये, है ना। ये किडनी की संख्या, ये किडनी है, किडनी, और ये क्या है, यूरेटर, है ना। तो पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा, और इसकी भी संख्या कितनी है, दो है ना। एक किडनी से एक निकल रही है, दूसरी किडनी से ये वाली। उसके बाद में देखते हैं तीसरा, यूरिनरी ब्लैडर होती है, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में मूत्राशय बोलते हैं, मतलब इसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है ये, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और इसकी संख्या की बात करें तो एक होती है इसकी संख्या। चौथा नंबर और भी बात करते हैं तो ये होती है यूरेथ्रा, या उसको बोलेंगे मूत्र ओपनिंग बोलते हैं, इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। और इसकी भी संख्या कितनी होती है, एक ही होती है, ठीक है। तो देखिए हम लोग किडनी की संख्या दो है और यूरेटर की संख्या कितनी है, दो। और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की संख्या कितनी है, एक। और ये यूरेथ्रा जो रहती है इसकी भी संख्या क्या होती है, एक ही होती है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं हम लोग। तो देखिए इधर है ना कि क्या और ज़्यादा जान सकते हैं इसमें। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होती है ना, अलग अलग में अलग अलग रहती है, मतलब मेल एंड फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर का जो इसमें कैपेसिटी रहती है अलग रहती है। तो मेल में बात करें तो लगभग 1000 ml कैपेसिटी रहती है इसकी, मतलब 1000 ml रहती है किसमें, मेल में, है ना। कैपेसिटी की बात करते हैं या क्षमता की बात करेंगे तो कितनी रहती है, ठीक है। तो इसमें क्षमता के बारे में बात करेंगे तो कितनी रहती है इसकी, मेल में 1000 ml रहती है। जबकि फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में यूट्रस होने की वजह से इसकी क्षमता जो है कम हो जाती है, 850 ml। यही कारण है कि यूरिन बार बार आने के चांस बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। तो फीमेल में लगभग क्षमता इसकी कितनी होती है, क्षमता तो लगभग होती है 850 ml लगभग रहती है। और इस यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और थोड़ा सा जाने कि जब इसमें फीलिंग होती है, यूरिन फीलिंग होती है तो लगभग कितने, तो 150 ml से लेकर 200 ml फीलिंग होती है। फीलिंग का मतलब भराव जब होता है तब क्या होता है, उत्सर्जन। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिचुरेशन होता है, मिचुरेशन मतलब मूत्र उत्सर्जन होते हैं, ठीक है। कब, जब 150 ml से लेकर 200 ml भर जाती है तब। इसी में स्ट्रेच रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, इसके बारे में बहुत सारा चीज़ हम जानेंगे। अभी से पे जानने की क्षमता जो रहती है अलग अलग रहती है, ठीक है। इसके बाद में यूरेथ्रा के बारे में भी जानते हैं। तो यूरेथ्रा जो रहती है मेल एंड फीमेल में दो अलग अलग रहते हैं। तो मेल में रहती है लॉन्ग रहती है यूरेथ्रा, लॉन्ग। और दूसरा फीमेल में जो रहती है शॉर्ट रहती है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा शॉर्ट, ठीक है। तो इसको भी जानना है हमें। और इनके बारे में अभी और जानेंगे कि ये कैसे रहती, मतलब एक्चुअल में कैसे टाइप के इसमें फंक्शंस होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली मानव उत्सर्जन प्रणाली के अंतर्गत हमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इन चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है। डायग्राम से भी दिख रहा होगा इन सब के बारे में, ठीक है। तो इसके आगे और देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है ना ये, इसके आगे और देखें।
वही बात है, यहाँ पर हम लोग डायग्राम को और अच्छे से बनाए हैं, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ों को फिर से लिखते हैं। किडनी है ये, किडनी, और ये क्या है, यूरेटर, यूरेटर है, और दो तीसरा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है ये, और चौथा क्या है, यूरेथ्रा। तो चार चीज़ें हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ से हम डायग्राम से देखे हैं ना कि कौन कौन क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओवरऑल डायग्राम इसको हम लोग है ना क्लास 10th में भी बनाते थे, तो ये डायग्राम से सब लोग है ना वंचित, मतलब इससे ना सब लोग परिचित ही होंगे, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए, ये जो दोनों किडनी है ना, किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड रहता है ना, दोनों किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड नहीं है, दो ग्लैंड है। एक किडनी के ऊपर में एक है, दूसरे किडनी के ऊपर में एक और है। तो एड्रिनल ग्लैंड की जो संख्या होती है ना, यहाँ पर दो होती है। ठीक है, अब देखो, चूंकि ये जो किडनी होती है वो ऑर्गन है, तो ऑर्गन है तो ब्लड जब सप्लाई होती है ना, तो इसमें अंदर आती है हार्ट से निकलकर, तो आर्टरी के थ्रू आती है। हार्ट से जब भी निकलती है तो आर्टरी लेके आती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ना एक अलग वर्ड यूज करते हैं, रीनल वर्ड यूज करते हैं, रीनल आर्टरी। मतलब जो किडनी में आती है ना, उस आर्टरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। और जो किडनी से निकलेगी ना, उसको हम लोग बोलेंगे वेन। चूंकि किडनी से निकल रही है इसलिए उसका नाम क्या है, रीनल वेन। ठीक है, एक किडनी है और ये भी किडनी है, दोनों तरफ किडनी है, ये भी किडनी ही है। लेकिन एक बात बताना है कि ये राइट किडनी है कि लेफ्ट किडनी है, वो बताओ। ये वाला किडनी जो है राइट है कि लेफ्ट है, और कि ये लेफ्ट है, कौन सा वाला लेफ्ट है। तो हम लोग इसको ऐसे खड़े होके बताएंगे, तो इधर वाला हमारा लेफ्ट है और इधर वाला क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो ये वाला क्या रहता है, लेफ्ट किडनी है, और जबकि ये वाले कौन सी किडनी है, राइट किडनी होती है। ठीक है, ये वाले राइट किडनी है और वाले क्या है, लेफ्ट किडनी है। समझ गए कि नहीं समझे। उसके बाद में देखें, ये डोर्सल एवोटा वगैरह आई हुई रहती है। यूरेटर के बारे में जाने, है ना, यूरेटर पढ़ लिए, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ लिए, यूरेथ्रा हम लोग देख चुके हैं। अब किडनी में थोड़ा से पार्ट के बारे में भी और बताया है, इसको तो हम लोग और पढ़ेंगे भी। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा आउटलाइन देख लेते हैं। तो ये जो किडनी का बाहर तरफ वाला हिस्सा रहता है ना, आउटर साइड, आउटर पार्ट जो रहती है उसका नाम दिया जाता है क्या, कॉर्टेक्स। और जो इनर साइड, अंदर तरफ जो रहती है ना, इनर साइड या इनर पार्ट को हम बोलते हैं क्या, मेडुला। किडनी में दो भाग हैं, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर। बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, जबकि अंदर है ना, अंदर वाले क्या बोलेंगे, मेडुला। और इन सब का जो ये रीनल पिरामिड्स वगैरह जो बनती है, वो सब का एक जंक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कीप शेप्ड होता है, जिसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, रीनल पेल्विस वाला रीजन है ये वाला, है ना। और ये इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा मतलब निचले वाले हिस्से से, मतलब बॉडी के निचले वाले ऑर्गन से, मतलब पूरे जो ब्लड लेके जा रही है ना, इंफीरियर वेना केवा ही लेके जाती है। किडनी से होता हुआ गुजरता है वो, तो किडनी से होता हुआ गुजर रहा है, तो इंफीरियर वेना केवा ही है। तो मेरे ख्याल से पूरा है ना डायग्राम समझ आया होगा। इसके आगे और देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग मानव सर्जन प्रणाली में किडनी की संरचना के बारे में जान रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखें, ह्यूमन की जो किडनी रहती है ना, ह्यूमंस में किडनी, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी संख्या के बारे में सबसे पहले जाने। तो संख्या होती कितनी, दो। किडनी दिखाई कैसे देता है, तो ये सेम के बीज के आकार के दिखाई देते हैं। सेम के बीन शेप्ड, सेम के बीज के आकार के। सेम देखे हो ना, सेम आजकल तो वैसे सेम का सीजन ही चल रहा है, खाली एक दिन गोभी चलता है, एक दिन सेम चलता है ना, गोभी और सेमी। तो सेम के बीज जो रहते हैं उसके जैसे दिखाई देते हैं, बीन शेप्ड रहती है। और इसके कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देती है, रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देती है, गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है, रेडिश ब्राउन कलर की। कौन, किडनी जो है। जैसे राजमा दिखाई देते हैं ना, राजमा को देखे होंगे, वो ऐसे ही दिखाई देता है, उसी टाइप का कलर, रेडिश ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। सेम के बीज के आकार के होते हैं, कौन, किडनी। ठीक है, इसका लोकेशन की बात करें कि रहती कहाँ पर है, किडनी रहती कहाँ है, तो किडनी के है ना हम जानेंगे। तो ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में होती है, थर्ड लंबर वर्टिब्री, मतलब अंतिम वक्षी एवं, है ना, ये थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में होती है। हम जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम जो रहती है, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो C7 थोरेसिक 12 L5, और उसके बाद में होता है सैक्रम एंड कोकिक्स होता है, सैक्रम एंड कोकिक्स, वो 1 लगभग रहते हैं। तो देखो यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या 7 होती है, थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या 12, लंबर की है ना क्या होती है 5, और उसके बाद सैक्रम एंड कोकिक्स जो रहते हैं
उसका एक एक रहता है। तो 12 और 7 कितने हो गए, 19, 19 और 5 कितने हो, 24, 25, 26। तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन रहते हैं, मतलब वर्टिब्री। तो उसमें से लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में होती है। मतलब हम बात करें यहाँ से पीछे की ओर में डोर्सल साइड में रहती है, तो पहले सर्वाइकल वर्टिब्री है 7, फिर इसके बाद थोरेसिक, तो थोरेसिक के सबसे लास्ट वाले में और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में रहती है ना, इसका लोकेशन है ये वाला, ठीक है। और उदर मतलब होता है पेट के अंतः भाग या अंतः भाग में उपस्थित रहती है। ये उपस्थित मतलब ना सामने तरफ डोर्सल साइड में रहती है, सामने तरफ स्टमक और पूरे इंटेस्टाइन वगैरह सब है, इधर की ओर में लीवर वगैरह जो है ये सब चीज है, और लीवर है, गाल ब्लैडर वगैरह है। इसके पीछे साइड में डोर्सल साइड में उधर की साइड में रहती है कौन, किडनी वगैरह। तो किडनी का जब भी ऑपरेशन होता है तो इधर को फाड़ते हैं ना कि इधर को, समझ आया कि नहीं आया। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट वाले में देखो यहाँ से हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये इस साइड में रहती है, डोर्सल साइड में बोले तो। और देखना यहाँ पर नाम जैसे जैसे मैं हूँ, तो ये मेरा क्या है, लेफ्ट तरफ है, और ये वाला क्या है, मेरा राइट तरफ। मतलब मैं ऐसे रहूंगा तो ये वाला मेरा राइट है और ये वाला क्या है, मेरा लेफ्ट। तो मैं ऐसे खड़ा हूं तो देखना इसका लोकेशन को देखो, ये दोनों में से कौन ऊपर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। ये जो लेफ्ट वाला है ये मेरा लेफ्ट है ना, ये मेरा राइट है, अरे है कि नहीं। और इसमें भी वही दिखाई दे रहा है। तो मेरा लेफ्ट वाला जो ये वाला स्टमक होने की वजह से थोड़ा ऊपर रहता है, स्टमक की वजह से क्या रहता है, ऊपर। तो यहाँ पर मैं वही बात को लिख रहा हूं कि लेफ्ट किडनी जो रहती है ना, किडनी वो क्या रहती है, अपर रहती है, अपर, स्लाइटली अपर होते हैं, मतलब थोड़ा हल्का सा ऊपर रहती है, हल्का सा, ठीक है। जबकि राइट किडनी क्या होती है, राइट किडनी ये है ना हल्का सा लोअर साइड में रहती है, हल्का लोअर है ना, ये लोअर है, वो टी शर्ट है, तो हल्का लोअर, हल्का हल्का मतलब हल्का सा क्या रहती है, लोअर रहती है। मतलब दोनों जो है ना सेम एक ही ऐसे पोजीशन में नहीं रहते, तो ये जान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हल्का सा ऊपर रहने का रीजन क्या है, यहाँ पर स्टमक प्रेजेंट होती है, स्टमक के कारण। क्यों, क्योंकि भाई देखो नहीं खाए हैं कुछ तो स्टमक खाली है, लेकिन जब भर भर के खाते हैं उस टाइम में तो स्टमक तो पूरा भरेगा ना, तो किडनी वगैरह के ऊपर में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। किडनी अपना अलग ही रास्ता बना के रखा है, ताकि वो स्टमक चाहे कितना भी भर जाए उसको लेना देना नहीं है किडनी को, ठीक है। जो किडनी अपना फंक्शन है ना करना बंद कर देगी वैसे में, तो स्टमक के कारण हल्का सा ऊपर रहती है। तो ये बात को भी हमें जानना है, ठीक है। ये वाले लोकेशन को तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है। लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में होता है, ये 5 नंबर में से थर्ड नंबर तक के लगभग रहती है ये किडनी, ठीक है। लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई वगैरह की बात करते हैं, तो लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी रहती है, ठीक है, ऐसे रहती है किडनी लगभग ऐसे। चौड़ाई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई। मोटाई की बात करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। मतलब हम बात करते हैं लंबाई चौड़ाई और मोटाई, 3 चीज है इसकी। तो ये देखो ऐसे ये लंबाई है तो कितना है ये 10 से 12 सेंटीमीटर, मतलब लगभग इस पेन के है ना, ये पेन तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे थोड़ा कम, इससे इतना, ठीक है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर क्या रहती है लंबाई। चौड़ाई की बात करेंगे तो 5 से 7 सेंटीमीटर, और मोटाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, इन सब चीज़ को याद रखना पड़ता है। लंबाई चौड़ाई मोटाई है, यहाँ पर ऊंचाई नहीं दिया है, ठीक है। औसतन इसका वजन की बारे में बात करें तो 120 से लेकर 170 ग्राम इसका वजन रहता है। मतलब ज़्यादा वजन नहीं है, हल्का ही रहता है। 120 से लेकर 170 ग्राम वजन रहती है इसमें, किसमें, किडनी में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग किडनी का डायग्राम से थोड़ा से आउटर व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रहती है फाइब्रस कैप्सूल होती है। फाइब्रस कैप्सूल का मतलब इतना टाइट रहता है ये है ना बाहर से कि कोई भी लीकेज होने के चांस नहीं है यहाँ पर, है ना। फाइबर कैप्सूल है। हाइलम नाम का एक छिद्र होता है किडनी में, है ना। हाइलम नाम का क्या रहता है, छिद्र। एक जगह और हाइलम पढ़े थे हम लोग, कहाँ पर पढ़े थे बताना है, ठीक है। कहाँ पर पढ़े थे बताना, हाइलम के बारे में, और कहाँ पर हम पढ़े हैं तो उसके बारे में बताना कमेंट करके, ठीक है। कमेंट करके बताना है सबको। बाकी रीनल आर्टरी जो है ना इंटर करती है, रीनल वेल जो है ना ये इंटर करती है, और रीनल वेन जो है ना बाहर होते हैं, ठीक है। रीनल पेल्विस वाला रीजन, इससे पहले वाले डायग्राम में रीनल पेल्विस हम लोग देखे थे, और उसके बाद वो यूरेटर में आ जाती है छन्ने के बाद में। तो ऐसे है ना आउटलाइन डायग्राम है, या किडनी को हम लोग यहाँ पर जूम करके देखे हैं, ठीक है। इसके आगे और देखें। अब देखिए यहाँ पर किडनी के अवतल हिस्से में एक छिद्र हाइलम होता है, जिसके माध्यम से रक्त वाहिकाएं
तंत्रिकाएं, लसिका नलिकाएं और मूत्रवाहिनी किडनी में प्रवेश करती है ना। मतलब देखो किडनी के अवतल हिस्से, अवतल का मतलब देखो इसका दो हिस्सा है ना। ऐसे ये अवतलाकार अंदर की ओर, जैसे हम लोग जानते हैं दो टाइप का ऐसे हम लोग डायग्राम पढ़े रहते हैं, एक अवतल एक उत्तल, ऐसे पढ़े रहते हैं। तो ये जो अवतल वाला रहता है ना, अवतलाकार मतलब जिधर की ओर ऐसे कर्व बने हुए ना, तो देखो ये कर्व बना हुआ है ये वाला, तो इसी में एक क्या रहता है, छिद्र रहता है जिसका नाम क्या है, हाइलम। और इसी से क्या क्या होके जाती है, तो यहाँ पर ब्लड वेजल्स, तो ब्लड वेजल्स में दोनों लोग आ जाते हैं, कौन कौन, तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों आते हैं। ये दोनों इंटर की हुई रहती है यहीं से। उसके अलावा यहाँ पर नर्व भी गए रहते हैं, नर्व, यहीं से न्यूरॉन्स वगैरह भी इंटर की रहती है। तीसरा लिम्फेटिक वेजल्स वगैरह भी गए रहते हैं, लसिका ग्रंथ नलिकाएं भी इसी में गई हुई रहती है। उसके अलावा चौथा यूरेटर भी जो है ना इसी में गई रहती है, मतलब इसी से ओपनिंग हुआ रहता है या इसी से इंटर किया हुआ रहता है, ऐसा हम जान सकते हैं। तो किडनी के अवतल हिस्से में है ना एक छिद्र होता है हाइलम, उसमें से क्या क्या प्रवेश करती है करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या क्या, तो ब्लड वेजल्स को तो हम लोग जान ही गए, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स को। उसके अलावा लिम्फ है ना, नर्व भी है, लिम्फेटिक वेजल्स है, और क्या है, यूरेटर है। ठीक है, यूरेटर मतलब मूत्र वाहिनी बोलते हैं या मूत्र नलिका। इसके आगे और देखें। ठीक है, किडनी का पूरा डायग्राम दिया गया है, उससे उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ये तो बता दिया मैंने, किडनी के अवतल हिस्से में एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से ये सब चीज अंदर जाती है। उसके अलावा और भी देखते हैं, हाइलम कीप के आकार की गुहा की ओर जाता है जिसे वृक्की श्रोणि कहा जाता है। मतलब रीनल पेल्विस के बारे में जो बताया है ना, रीनल पेल्विस जो रहती है ना, कौन से आकार की रहती है, कीप के आकार के रहती है, कीप शेप्ड रहते हैं, है ना। कौन, वृक्की श्रोणि या रीनल पेल्विस कहा जाता है, जिससे जिसमें कैलिस नामक अनुमान यानी प्रोजेक्शन यहीं से निकले हुए रहते हैं, किससे, वो जो रीनल वाला पेल्विस रहता है ना वहीं से। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग ये किडनी का डायग्राम है। तो मैं पहले बताया किडनी में जो आउटर साइड रहती है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, जबकि इनर साइड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला। लेकिन हमें आउटर साइड के बारे में अभी जानना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखें तो देखो यहाँ से रीनल आर्टरी गई हुई है और बहुत सारे ब्रांचेस बनाई हैं। ये जो आउटर साइड में दिखाई दे रहा है ना, रीनल कैप्सूल है, मतलब कैप्सूल के रूप में दिखाई दे रही है ये पूरा भाग जो है रीनल कैप्सूल। यूरेटर को तो जानते ही है ना। रीनल पेल्विस जो रहती है ये कप शेप्ड होती है, ये कप शेप्ड रहती है, कीप के आकार के कप शेप्ड रहती है। इसी में जो आर्टरी गई रहती है ना, आर्टरी बहुत सारे ब्रांचेस बनाती है यहाँ से। ठीक है, तो इसको ना एक नाम और जानते हैं हम लोग किडनी के बारे में, तो ये ना रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है, रेट्रोपेरिटोनियल पेरिटोनियल ऑर्गन होती है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मीनिंग ये होता है कि यहां से लेकर आउटर साइड में ना पूरे इतना ज्यादा टाइटली रहता है ये, है ना। यहाँ हाइलम वाले भाग बस को छोड़कर पूरी तरीके से मतलब एक तरफ कवरिंग रहता है, जैसे हम लोग इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पढ़े थे ना, ऐसे रहती है, उधर की ओर में इनकम्प्लीट हो जाती है। वैसे ये भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, मतलब इधर की साइड में बहुत ज्यादा वो पैक्ड रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है। यही कारण कि कहीं पर भी कुछ भी लगता है तो डैमेज नहीं होते आसानी से, है ना। लेकिन वो हाइलम वाली जगह बस को छोड़कर, लेकिन हाइलम वाली जगह से भी जब इंटर किए रहते हैं ना, वहां पर भी बहुत ज्यादा टाइट हो गया रहता है वो। ठीक है, तभी तो कुछ प्रकार का लीकेज वगैरह या यहाँ से कोई है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है पानी के टंकी में कहीं लीकेज हो गया, पाइप में लीकेज हो गया, तो पानी निकलते रहते हैं आराम से धीरे धीरे, तो यहाँ से पानी जो है ना इधर उधर नहीं निकल सकता, तो बहुत ज्यादा टाइट होती है, इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद में देखें कि ये जो रीनल पेल्विस होती है ना, इसी से ना क्या निकलते हैं, कैलिक्स प्रोजेक्शन निकलते हैं ना, जिसको ना कैलिक्स नामक अनुमान होते हैं। इसी में से कैलिक्स निकला हुआ रहता है, कैलिक्स छोटा छोटा कैलिक्स, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, कैलिक्स। ये जो पार्ट निकला हुआ, ये वाला पार्ट कहाँ से निकला हुआ, रीनल पेल्विस से। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर रीनल पेल्विस से निकलती है क्या, कैलिक्स, है ना। कैलिक्स, अब कैलिक्स के ऊपर में रहते हैं रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड। ये देखो ये जो कैलिक्स, ये प्रोजेक्शन निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा क्या है, ये कैलिक्स है, पूरा पार्ट क्या है, कैलिक्स। और इसी से ऊपर में निकल, इसी के ऊपर में निकला हुआ रहता है मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड बोलते हैं, इसका नाम एक और है मेडुलरी पिरामिड, क्योंकि ये मेडुलर रीजन में रहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये मेडुलर रीजन में होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ठीक है,
इसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। जो कहाँ पर जुड़ी हुई है, तो इसी से जुड़ी हुई रहती है, ऐसे ये जुड़ी हुई रहती है, ऐसे ऐसे सब बना हुआ रहता है ना। तो ये क्या होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेडुलरी पिरामिड। चूंकि मेडुलर रीजन में है इसलिए ये यहाँ तक ही भाग क्या है, कॉर्टेक्स है, उसके अंदर वाला पूरा क्या रहता है, मेडुला, तो इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये मेजर कैलिक्स वगैरह निकली हुई रहती है, ठीक है। और जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं ना, यहाँ पर इनके बीच में खाली जगह होती है, जिसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, मतलब इसको बर्टीनी के स्तंभ बोलते हैं। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी ये बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, जो कहाँ पर रहती है, इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में होती है। जैसे हम इसको मेडुलरी पिरामिड्स माने, है ना, तो इसके बीच बीच में जो जगह है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलेंगे। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में रहती है, किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। तो ये भी जानना है, क्योंकि देखो सभी जगह मेडुलरी पिरामिड दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे ऐसे जो है ना मेडुलरी पिरामिड्स यहाँ पर बने हुए हैं, तो उसके बीच में जगह जो है ना, उसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, ठीक है। कुछ जगह में माइनर कैलिक्स भी निकली हुई रहती है, कुछ जगह में मेजर कैलिक्स है जिसमें बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, कुछ जगह में माइनर कैलिक्स है, मतलब छोटा छोटा कैलिक्स भी बने हुए दिखाई देते हैं, है ना। सभी जगह एक ही टाइप के जो मेडुलरी पिरामिड्स रहते हैं वो भी एक ही टाइप के शेप में नहीं दिखते, तो एक कैलिक्स भी है ना शेप में नहीं रहता, एक ही टाइप के। तो जो बड़ा रहता है उसको मेजर बोलते हैं और छोटा रहता है उसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। तो रीनल पेल्विस से कैलिक्स, कैलिक्स रीनल पिरामिड्स, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेडुलरी पिरामिड्स। और इनके बीच में ही क्या पाई जाती है, इनके बीच में रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, मतलब बर्टीनी के स्तंभ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग जान गए, इसका आगे और देखते हैं, ठीक है। एक किडनी में बाहरी प्रत्यास्थता और आंतरिक मज्जा होती है, मतलब आउटर कॉर्टेक्स है ना, और अंदर में क्या रहता है, इनर मेडुला। मेडुला में कुछ शंक्वाकार अनुमान होते हैं जिन्हें वृक्की पिरामिड कहा जाता है ना, वही बात बताया मतलब, है ना। रीनल जो पिरामिड्स बनते हैं, वृक्की पिरामिड्स वो है, या मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं उसी को, मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है, जिसे कैलिक्स में प्रक्षेपित होते हैं, कैलिक्स में वही रहते हैं, बता दिया। कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में वृक्क स्तंभों के बीच में फैला हुआ भाग है, जिसे कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है ना। तो वही बात बता दिया जिसको हम लोग थ्योरी में देखें, है ना, ये सब चीज जान गए। तो ये वाला जो है, इससे हमें पता चल जाता है कि रीनल पेल्विस से होता हुआ, कैलिक्स से होता हुआ, रीनल पिरामिड से होता हुआ, इनके बीच में क्या रहती है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो सभी को हम लोग जान गए। बहुत सारे लोगों को इसी में दिक्कत होता है कि कहाँ पर से क्या क्या चीज आ गए यहाँ पर। तो भाई रीनल पेल्विस को याद रखना, कप शेप्ड जो रहती है, इसी से ना एक प्रक्षेप निकलती है जिसका नाम है कैलिक्स, और उसी कैलिक्स के ऊपर में रहते हैं पिरामिड, और पिरामिड के बीच बीच वाली जगह क्या है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी है ना। इसमें कोई इधर उधर कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो इसके आगे और देखते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं नेफ्रॉन्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जानने वाले हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन के बारे में जाने तो नेफ्रॉन किडनी का, है ना, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन रहते हैं। किडनी का एक पार्ट है, मतलब किडनी जो है एक अंग है, उसके अंदर में जो काम करने वाला यूनिट है ना, वही नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन की जो संख्या रहती है ना, लगभग 10 लाख होती है एक किडनी में। नेफ्रॉन की संख्या प्रत्येक किडनी में कितनी होती है, 10 लाख होती है। ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब हम बोले, बात करें कि देखो क्या है कि जब हम लोग ना कोई भी चीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो जो रहती है कोई ना कोई चीज का यूनिट होती है। जैसे जीवन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो एल्वोलाई या कुपिका जो होती है ना, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब जो काम करते हैं ना, उसी का हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। चूंकि दो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, संरचनात्मक और दूसरा करते हैं हम लोग क्रियात्मक, है ना, या कार्यात्मक। तो संरचनात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई किडनी के अंदर में ना पूरा यही चीज है। मतलब किडनी संरचनात्मक रूप से नेफ्रॉन से ही बनी है, तो नेफ्रॉन ही उसके संरचना के घटक है ना, किसके, किडनी के। और दूसरा काम भी यही करती है, कौन, नेफ्रॉन। और यही जो है ना फिल्ट्रेशन करती है। तो इसीलिए नेफ्रॉन जो होती है किडनी की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो मेरे ख्याल से दोनों बात समझ आया होगा, जिससे वो बनी है और वही काम करती है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलेंगे, किसको, नेफ्रॉन को बोलेंगे, ठीक है। और प्रत्येक किडनी में कितनी होती है इसकी संख्या, 10 लाख, मतलब 1 मिलियन। 10 लाख मतलब कितने मिलियन, 1 मिलियन है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास में एक किडनी है कि दो किडनी, तो 2 किडनी है,
तो 2 किडनी है तो नेफ्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 लाख टोटल, है ना, नेफ्रॉन है हमारे दोनों किडनी में। ठीक है, किडनी बेच के आईफोन नहीं लेना है, ठीक है, एक किडनी 10 लाख रुपए की नहीं है, ऐसा नहीं है, नेफ्रॉन की संख्या है, वो किसकी संख्या है, ये 2 किडनी में नेफ्रॉन की संख्या है, इसकी संख्या, नेफ्रॉन की संख्या। हालांकि ना देखो, भगवान ने हमें ना 2 किडनी दिया है ना, तो 2 किडनी में से एक किडनी को आईफोन बेच के आईफोन लेने के लिए दिया है। अब जिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन लोग के पास में आईफोन नहीं है, वरना आईफोन रहता सबके पास में, है ना। तो किडनी बेच के आईफोन लेने वाली जो बात है ना, सार्थक है, हमें खोजने की जरूरत है, भगवान ने वैसे 2 क्यों देता, वरना, है ना, एक ही देना था, क्योंकि काम एक से भी चल जाता है। तो 2 हमारे पास में एक जो है आईफोन के लिए है, तो उसको बेच के ले सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो देखिए नेफ्रॉन में 2 किडनी है, तो नेफ्रॉन की संख्या के बारे में बात करेंगे तो कितना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, एक में और है 10 लाख, तो 10 लाख मिलकर 20 लाख, या बोल सकते हैं 2 मिलियन है ओवरऑल। समझ आया कि नहीं है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेफ्रॉन जो होती है किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल टिब्यूल्स, है ना। नेफ्रॉन के कितने भाग रहते हैं, एक्चुअल में 2 भाग रहते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस का मतलब होता है गुच्छा होता है, गुच्छा, ग्लोमेरुलस मतलब गुच्छा, तो गुच्छा किस चीज का, तो ब्लड वेजल्स का, तो ब्लड वेजल, तो ब्लड वेजल्स में कौन, तो एक्चुअल में यहाँ पर आर्टरी का, आर्टरी जो रहती है ना वो गुच्छा बनाती है यहाँ पर, ठीक है, आर्टरी जो रहती है गुच्छा बनाती है, ब्लड वेजल्स, है ना, ब्लड वेजल्स, आर्टरी और वेन दोनों ब्लड वेजल्स होते हैं, उसमें से कौन सा वाला, तो आर्टरी जो रहती है वही क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस। और रिनल टेब्यूल्स, तो रिनल टेब्यूल्स पार्ट होता है नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं ये, तो उसी से बना रहता है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस ब्लड वेजल से बना है, जबकि रिनल टिब्यूल जो है नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसके आगे और देखें, यहाँ पर आउटलाइन है ना, डायग्राम भी देख सकते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पर एक पिरामिड है, पिरामिड के अंदर में ये रहती है कौन, नेफ्रॉन, तो उसका है ना जूम करके दिखाए हैं, एक किडनी है, किडनी में एक पिरामिड, पिरामिड के ऊपर अंदर में जो रहते हैं बहुत सारे रहते हैं, है ना, यहाँ पर एक को दिखाए हैं। तो देखें यहाँ पर पार्ट होता है अलग अलग, इसका सबका नाम भी दिया गया है। तो सबसे पहले जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये कप शेप्ड दिखाई देती है ना, वो कौन रहती है, बुमेन कैप्सूल होती है ये, और इसी में जो गुच्छा टाइप का जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, वो ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो यहाँ से ना एफरेंट आर्टेरियोल आया हुआ रहता है, और यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल निकला हुआ रहता है, जिसको भी जानते हैं हम लोग ये सब चीज क्या होती है। तो बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, अभी सिर्फ नाम जान रहे हैं हम लोग, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। और उसके बाद में बोमेन कैप्सूल से जो निकला हुआ पहला पाइपलाइन है उसका नाम है पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोकुलेटेड टिब्यूल्स। और उसके बाद में ये वाला जो पतला वाला हिस्सा दिखाई देता है वो होती है लूप ऑफ हेनले, तो जो नीचे की ओर आती हुई दिखाई देती है उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब अवरोही होता है। और जो ऊपर की ओर जा रही ये भी क्या है, लूप ऑफ हेनले है, लेकिन ये कौन सी वाली है, असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आरोही बोलेंगे, जबकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवरोही बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग जान गए, ठीक है। अब ये जो रहती है ना, ये ऊपर तरफ जो है ये आउटर कॉर्टेक्स रीजन तरफ है, ये पूरे कॉर्टेक्स मतलब जो किडनी का अपर पार्ट है, देखो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से, है ना, ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा ना किडनी में कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होती है, जबकि ये वाला कौन सा हिस्सा है, मेडुला वाला, क्योंकि हम जानते हैं किडनी में 2 पार्ट होती है, कॉर्टेक्स और दूसरा कौन, मेडुला। तो ये वाला जो है ना, इससे ऊपर वाला एक लाइन दिया है, इसके ऊपर वाले लोग पूरा कॉर्टेक्स है, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में है, कौन कौन सा पार्ट मेडुला में है, ये पता चल जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है वही वाला लाइन, है ना, एनसीईआरटी भी लिखा है इस बात को, है ना, कि ये पार्ट जो है और कॉर्टेक्स में रहते हैं, जबकि बाकी पार्ट मेडुला में, तो इसको भी जानेंगे। तो ये लूप ऑफ हेनले बता दिया। इसके बाद इससे है ना फिर से मोटी हुई नली दिखाई दे रही, थिकनेस ज़्यादा है, तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये वाला रहता है डीसीटी है, ये मतलब डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड टिब्यूल्स होते हैं, जबकि ये वाला क्या था, पीसीटी था। डिस्टल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना दूर होती है बोमेन कैप्सूल से, मतलब जहाँ से क्षमता है ब्लड जो है, और वहां से लेकर वो जो दूर पार्ट है, इसलिए उसको हम लोग डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड टिब्यूल बोलते हैं। तो डिस्टल का मतलब दूर, कॉन्वोकुलेटेड का मतलब क्या है, तो कुंडलित होती है, ऐसी सीधा सीधा नहीं है ये, है ना। तो कुंडलित होने का रीजन ये है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना रहता है यहाँ पर, है ना, वही रहता है, एक ऐसा करेंगे वो धागा, और एक ऐसा ऐसा करेंगे ये धागा की लंबाई उतना ही है, बट ना ये देखो जगह कम घेर रहा है,
है कि नहीं। तो ये जो ऐसे कॉन्जुगेटेड होने का रीजन क्या रहता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और उसके बाद यहाँ से आया हुआ है ना, ये लास्ट में रहता है कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है CD, या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से यूरेटर में चली जाती है ना, मतलब यूरेटर में मतलब ये यहाँ से होता हुआ ये निकलेगी कहाँ पर पता है, रिनल पिरामिड से होता हुआ वो निकलेगा कहाँ पर, रिनल पेल्विस में जाएगा। वो कहाँ से होता हुआ, कैलिक से होता हुआ रिनल पेल्विस में, रिनल पेल्विस से यूरेटर में चली जाती है। तो यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रहा होगा, ये सब क्या है, ये डिजाइन है क्या, तो डिजाइन नहीं है, ये दूसरे नेफ्रॉन का ये क्या है, DCT जुड़ा है ना, दूसरे नेफ्रॉन का, तीसरे नेफ्रॉन का DCT जुड़ा है यहाँ पर, चौथा नेफ्रॉन, पांचवा नेफ्रॉन। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, एक ही नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होती, ये बहुत सारे नेफ्रॉन का हिस्सा होती है ये, है ना। ये बात भी NCERT ने लिखा है, देखना जाके, ठीक है। तो इसका आगे और देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसको जूम आउट ना, जूम इन किए हैं किसको, इस बोमेन कैप्सूल वाली जगह को। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ग्लोमेरुलस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। किडनी की संरचना में दो चीजों से भी मिलकर बनी होती है, बताया, एक ग्लोमेरुलस, दूसरा क्या कौन सा, रिनल टिब्यूल। तो उसमें ग्लोमेरुलस के बारे में जानेंगे, गुच्छा है ये, ग्लोमेरुलस का मतलब क्या होती है, गुच्छा, ठीक है। अब देखिए ग्लोमेरुलस अभिवाही धमनी द्वारा गठित केशिकाओं का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस से एक रक्त अपवाही धमनी द्वारा ले जाया जाता है। मतलब देखो क्या होती है, जब आर्टरी आती है ना, यहाँ पर आर्टरी है ना, तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है, कौन सा आर्टरी, रीनल आर्टरी नाम है इसका, ठीक है। लेकिन जब ये ना ब्रांचेस बनाती है ना, ब्रांचेस, तो ब्रांचेस जब बनाते हैं इसको हम लोग आर्टीरियोल बोलते हैं, आर्टीरियोल्स। और आर्टीरियोल जब और भी ब्रांचेस और महीन जो ब्रांचेस बनाती है तो उसको हम लोग केशिकाएं बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कैपिलरीज। इसको हम लोग पढ़े भी थे, है ना, जब हम लोग ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़े थे, आर्टरी वेन के बारे में। तो जब ये ब्रांचेस बनाएगी तो आर्टरियोल्स बोलेंगे इसको, है ना, मतलब देखो आर्टरियोल्स बोलते हैं इसको। और बाकी उसके बाद और भी जो महीन धागे नुमा संरचना बनती है ना ब्लड वेजल्स की, उसको हम लोग कैपिलरीज या केशिकाएं बोलते हैं। इसी का ही गुच्छा होता है। तो जो आने वाली होती है ना, आने वाली का मतलब जो सबसे पहले बोमेन कैप्सूल के में आएगा कौन, यही आर्टरी का जो हिस्सा रहेगा, आर्टरी से आर्टरियोल बनेंगे ना, जो आर्टरियोल, यही आर्टरियोल जो आने वाला है। तो आने वाले के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एफरेंट। एफरेंट को हम लोग बोलते हैं अधिवाही, अधिवाही बोल देंगे। और इसको इफरेंट वाले को अपवाही बोलते हैं, अपवाही धमनी। अधिवाही, अधिवाही का मतलब आने वाली, जबकि उधर जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, जो निकलने वाली को क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे। मतलब ये बोल रहा हूं मैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ से धमनी आएगी ना, यहाँ से गुच्छा बनाएगी, ये बहुत सारे गुच्छा बनने में दिखाई दे रहा है ना। इस गुच्छे का नाम ही क्या है, ग्लोमेरुलस। इस गुच्छे का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। और चूंकि ये बोमेन कैप्सूल वाली जगह में आती है ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल मिलकर बनाते हैं मेल्पिगियन बॉडी, या मेल्पिगियन बॉडी, या मेल्पिगियन कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स। तो इसको मेल्पिगियन बॉडी या मेल्पिगियन कॉर्पसल्स बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल इन दोनों से मिलकर बना रहता है, ठीक है। और फिर यहां से ओरिजिनेट होता है किसका, PCT का, मतलब हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस जो है गुच्छा है। तो ग्लोमेरुलस किसका गुच्छा है, ग्लोमेरुलस में कौन शामिल है पूछेंगे, तो कौन शामिल है, आर्टेरियोल। मतलब बोल सकते हैं किसका, आर्टरी का ब्रांचेस शामिल होती है, न कि वेन्स और इन सब की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर सिर्फ याद रखना कि ग्लोमेरुलस में किसका कौन सा ब्लड रहता है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले रहते हैं, मतलब आर्टेरियोल या आर्टरी का ब्लड रहता है इसमें पूरा पूरा। और ये ग्लोमेरुलस जो रहती है ना, ये आर्टरी का ही हिस्सा है बस। ग्लोमेरुलस में कौन शामिल है, तो आर्टरी। तो यही घूम फिर के यहाँ से ऐसे ऐसे करके जब जाएगी, निकलेगी यहीं से, तो इफरेंट आर्टेरियोल बन के निकलेगी यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो बोलोगे तो आर्टरी आती है यहाँ से निकलने वाली, तो उसको वेन होना चाहिए। तो अभी वेन वाला काम ही नहीं हुआ है अभी। तो ये तो क्या किया है, सिर्फ फिल्टर करने आया था, फिल्टर करने आया था, ना कि ये ऑक्सीजन देने। ऑक्सीजन देने आया रहता तो यहाँ से ऑक्सीजन देता और यहाँ से निकलता, तो वेन बन के निकलता। अभी वेन बन के निकलेंगे, दूसरे लोग निकलेंगे, अभी तो एक बार और जाएगा, ये घूमेगा। तो इफरेंट आर्टेरियोल ही घूमती है पूरी किडनी में, मतलब नेफ्रॉन में।
तो इसीलिए इफरेंट आर्टियोल है, तो आग के जो गुच्छा बना है एफरेंट आर्टियोल, जबकि निकला कौन, इफरेंट आर्टियोल जो होती है निकलती है। तो ग्लोमेरुलस से रक्त एक अपवाही धमनी द्वारा ले जाया जाता है, वहां से फिर से निकालेंगे ब्लड को, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ये सीधा वेन्स बन के चली जाएगी ना, इधर फिल्टर कर दिया रहता है सभी को, तो सिर्फ ये नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर करने आया रहता है, लेकिन कर देता है बहुत सारी चीजों को, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर सभी लोग फिल्टर हो गए रहते हैं। तो ये खाली हाथ जाएगा तो इसको झापड़ पड़ेंगे इफरेंट आर्टेरियोल को। क्यों, भाई ग्लूकोज अमीनो एसिड सब कहाँ है, ये बोलेगा ग्लूकोज अमीनो एसिड तो मैं तो इधर फिल्टर कर दिया, तो उसको फिल्टर करने गए थे क्या, तो उस नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर करने गए थे, तो इसको ना पड़ेगा झापड़, तो इसको मार खाना पड़ेगा, इसीलिए ये इंतजार करती है फिर से वापस लेगी सभी को, फिल्टर करने आई तो रहती है लेकिन ले लेती है वापस से, ठीक है। तो इसके आगे और देखें, किडनी की नलिका में और भी बात करते हैं हम लोग। यह एक दोहरी दीवार वाले कप जैसे बोमेन कैप्सूल से शुरू होता है। किडनी की नलिका मतलब जो ट्यूब्यूल्स रहती है वही है ना, जिस जो ग्लोमेरुलस को घेरता है। मतलब सीधी सी बात है, जो बोमेन कैप्सूल होते हैं ना, ये बोमेन कैप्सूल यही जो रहती है क्या रहती है, ये ग्लोमेरुलस को क्या करती है, इस गुच्छे को पकड़ी हुई रहती है। ऐसे कप नुमा संरचना होती है ऐसे, तो यहाँ पर गुच्छा आएगा तो गुच्छे को ऐसे पकड़ी हुई रहती है, और यहीं से ऐसे नली जैसे शुरू हो ना हाथ में, तो वैसे नली शुरू होती है, तो जिसको हम लोग शुरू वाली नली को पीसीटी बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात है। तो दोहरी दीवार वाले कप, दोहरी दीवार, ये इसको भी याद रखना ना, ये दो दीवारों से घिरी हुई है, एक लेयर इधर है ना आउटर साइड में ऐसे है, और दूसरा यहाँ पर है ऐसे, तभी तो जो भी फिल्टर होगा वो लीकेज होने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस को घेरता है। तो यहाँ पर देखें, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन का कैप्सूल बराबर मेल्पिगियन है ना, मेल्पिगियन शरीर या वृक्क कड़िकाएं या वृक्क कॉर्पसल्स, या बोलते हैं इसको ना कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, मेल्पिगियन कॉर्पसल्स या मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं, इसका दो नाम है, मेल्पिगियंस बॉडी या मेल्पिगियंस का, या रिनल कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। वृक्का मतलब क्या होता है, रिनल कॉर्पसल्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्पिगियन बॉडी, ये बोलेंगे। तो इसके दो नाम है। तो इसमें कौन शामिल है, तो दोनों लोग शामिल है। कौन कौन, दो लोग, तो दो लोग में पहला कौन, ये ग्लोमेरुलस, दूसरा कौन, बोमेन कैप्सूल, ये दोनों मिलकर ही मेल्पिगियन बॉडी है। मेल्पिगियन काय बनाते हैं, अकेले नहीं रहता वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताया भी था 1 और 2 करेंगे इसको, है ना, तो इन दोनों से ही मिलकर बनी रहती है क्या, मेल्पिगियन काय, ठीक है, मेल्पिगियन बॉडी। इसका आगे और देखते हैं हम लोग। गुर्दे की नलिका मतलब वही किडनी की नलिका के बारे में फिर से बात करते हैं हम लोग। नलिका समीपस्थ संवलित नलिका, पीसीटी, हेनले लूप। देखो मतलब ये पूरा किससे बनी रहती है उसको बताया है। तो सबसे पहले नलिका जो ट्यूब्यूल्स रहती है ना, सबसे पहले किससे बनी रहती है, वो पीसीटी से बनी हुई है यहाँ पर। दूसरा लूप ऑफ हेनले से बनी है, तीसरा डीसीटी से बनी है, और चौथा बनी है, मतलब ये 3 चीजों से बेसिकली बनी रहती है। एक जो चौथा होता है ना कलेक्टिंग डक्ट, वो सभी बहुत सारे नेफ्रॉन का पार्ट रहता है ये, इसीलिए इसको ना उसमें शामिल नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो देखें हेनले के लूप के बारे में यहाँ पर बताया है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये हेनले के लूप वाला। हेनले का लूप कौन सी शेप की दिखाई देती है, सबसे पहले तो याद रखना हेयर पिन। हेयर पिन को देखे ही होंगे, है ना, हेयर पिन ऐसे रहती है, हेयर पिन इसमें ऐसा करके ऐसे लगाते हैं। हेयर में लगाने वाला जो क्लिप आता है ना, वो हेयर पिन है यही वाली, ठीक है। और उसमें ऐसा टाइप का दिखाई देता है, थोड़ा सा ऐसा रहता है वो हेयर पिन, इधर से ऐसे क्लिप लगा रहता है, ऐसे निकालते हैं, फिर ऐसे बाल को पकड़ लेते हैं इसमें। तो हेनले का लूप जो रहता है हेयर पिन के आकार का होता है। इसके अवरोही और आरोही अंग होते हैं। मतलब हम हेनले लूप की बात करेंगे ना, तो इसमें 2 पार्ट है। एक जो नीचे की ओर आती है उसको हम लोग डिसेंडिंग बोलते हैं, एक जो ऊपर की ओर जाती है फिर से ऐसे, तो हम लोग उसको असेंडिंग। तो बोलोगे इसको असेंडिंग क्यों नहीं बोले, तो फिल्ट्रेट जिधर से आएगा ना, उसको जिधर से नीचे आएगा उसको डिसेंडिंग बोलेंगे। फिल्ट्रेट का मतलब छनने के बाद जो चीज आती है उसको, और यहाँ से निकलेगा ऊपर की ओर जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के द्वारा। तो असेंडिंग लिम्ब है ये, और उसमें भी मोटा पतला वाला लिम्ब होता है ना। तो देखो इसमें जब निकलती है तो ये वाला थिक रहता है ना, थिक लूप ऑफ हेनले है। और वो भी कौन सा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का थिक वाला पार्ट है, जबकि ये थीन वाली पार्ट होती है। सेम कहानी इधर भी है, इधर थीन वाला पार्ट है, ये वाला थिक वाला पार्ट है, मोटा और पतला रहता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, यही है सब चीजें। ये सब चीज जान गए हम लोग। ये इधर की ओर है ना, ब्लेडर की ओर, यूरेटर की ओर चली जाती है ये सब चीजें। तो प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल्स है ना, ऐसे ऐसे रहने का कारण क्या है, तो बता दिया, सरफेस एरिया को बढ़ाना रहता है, यही कारण कि वो कॉन्जुगेटेड हो जाती है, मतलब कुंडलित हो जाती है वो, ठीक है। बोमेन कैप्सूल, और ये तो बता दिया मैंने, है ना, ये एफरेंट आर्टेरियोल होती है, और ये वाली क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल है। तो ऐसे पूरा बना हुआ रहता है। सेंडिंग लिप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट जो है एक ही नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, ठीक है, ये भी बात जानना है।
कि कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ वन नेफ्रॉन ओनली, ऐसा करके देगा तो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, मेनी मतलब मेनी नहीं बोल सकते, मेनी मतलब बहुत सारी हो जाएगी, है ना, सम ऑफ द अदर नेफ्रॉन्स बोल सकते हैं, है ना। तो कलेक्टिंग डक्ट जो रहती क्या रहती है, अलग अलग नेफ्रॉन का हिस्सा होती है। इसके आगे और देखें, ये वाला लाइन याद रखना ना, हेयर पिन के शेप का होता है, क्योंकि एक और आएगा अभी वासा रेक्टा, वो यू शेप्ड होती है, इसको देखना है, ये हेयर पिन शेप्ड होती है। किडनी के नलिका में कई नेफ्रॉन के डीसीटी एकत्रित वाहिनी में खुलते हैं, मतलब है ना कि एकत्रित वाहिनी मतलब कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर खुलते हैं कई नेफ्रॉन के डीसीटी। वही बात को मैंने बताया कि ये जो नेफ्रॉन है इसमें इधर का भी डीसीटी दूसरे नेफ्रॉन का, है ना, तीसरे नेफ्रॉन का भी डीसीटी, चौथे नेफ्रॉन का भी डीसीटी। तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन जो होती है ना, कई नेफ्रॉन का डीसीटी एकत्र वाहिनी मतलब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती है, खुलती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसके आगे और देखें, किडनी के नलिका में कई नेफ्रॉन के डीसीटी एकत्रित वाहिनी में खुलते हैं, बता दिया। एकत्रित वाहिनी प्रत्यास्थ से मज्जा के आंतरिक भागों तक फैली हुई रहती है, मतलब ये बोले कि ये जो कॉर्टेक्स रहते हैं ना, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से लेकर कहाँ तक, मेडुला तक के, है ना, यहाँ पर लिखेंगे कॉर्टेक्स से लेकर कहाँ तक फैली हुई रहती है, मेडुला तक के आंतरिक भागों तक फैली हुई रहती है। वे कैलिक्स में मज्जा पिरामिडों के माध्यम से किडनी की सोडी में अभिसरण और खुलते हैं। मेल्पिगियन शरीर पीसीटी डीसीटी रीनल कॉर्टेक्स में स्थित है, जबकि हेनले का लूप मेडुला में। ये दोनों लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ जो किडनी, यहाँ जो एक नेफ्रॉन रहता है ना, नेफ्रॉन वो कैसे जाती है उसको बताया है। देखो ये कॉर्टेक्स रीजन होती है, कॉर्टेक्स रीजन तरफ ही बहुत सारे नेफ्रॉन लगे हुए हैं, और यहाँ से ये पिरामिड से होता हुआ ही ना कलेक्टिंग डक्ट का हिस्सा जाएगा कहाँ पर, कैलिक्स में, और कैलिक्स से होता हुआ जाएगा रीनल पेल्विस में। मतलब हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट जाएगा सबसे पहले मेडुलरी पिरामिड में, और मेडुलरी पिरामिड से जाएगा वो रीनल कैलिक्स में, कैलिक्स से होता हुआ रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में जाएगा। इसका रास्ता है ये, समझ आया कि नहीं आया। तो कलेक्टिंग डक्ट बता दिया, कलेक्टिंग डक्ट में कैसे बता दिया, है ना। तो ऐसे हम लोग डायग्राम बना के देख सकते हैं, ऐसे हम लोग डायग्राम बनाए तो ऐसे पीसीटी बनाएंगे, ऐसे पीसीटी, फिर ऐसे लूप ऑफ हेनले बनाएंगे, ऐसे लूप ऑफ हेनले, फिर ऐसे डीसीटी बनाएंगे, डीसीटी, और उसके बाद में ऐसे हम लोग करेंगे तो यहाँ से ऐसे बहुत सारे और भी लोगों का कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ आया रहता है ये, और उसके बाद में यही जो है ये ऐसा निकला हुआ रहता है, कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर निकला हुआ रहता है, पिरामिड मतलब मेडुलरी पिरामिड में। मेडुलरी पिरामिड में देखो ये वाला बनाया हूँ, वही क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, और इसी से होता हुआ रीनल कैलिक्स में जाएगा यहाँ पर, रीनल कैलिक्स से होता हुआ रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस होता हुआ यूरेटर में चली जाती है, कौन, यूरिन या जो फिल्ट्रेशन हुआ रहता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात जान गए हम लोग, तो ये वाला पूरा बात जाने। और उसके बाद में अब देखते हैं मेल्फिगियन शरीर मतलब मेल्फिगियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी। तो यहाँ पर मेल्फिगियन बॉडी में कौन कौन लोग आ जाते हैं, तो मेल्फिगियन बॉडी, इसमें दो लोग हैं, एक ग्लोमेरुलस है प्लस बोमेन कैप्सूल है। तो ये दोनों, पहला, दूसरा पीसीटी और तीसरा डीसीटी। ठीक है, तीसरा डीसीटी है ये, है ना। तो ये जो तीनों जो रहते हैं ना, ये तीनों कौन कौन से, मेल्फिगियन बॉडी मतलब ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, पीसीटी डीसीटी, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में रहती है ये, कॉर्टेक्स रीजन। जबकि ना जो हेनले का लूप रहता है ना, लूप ऑफ हेनले, ये मेडुला रीजन में रहती है, क्योंकि किडनी के दो ही भाग हैं, एक कॉर्टेक्स दूसरा कौन सा, मेडुला। तो कॉर्टेक्स रीजन में ना, इसको कई बार पूछा है कॉर्टेक्स रीजन में कौन नहीं होता, पूछता है। तो ये तीनों लोग हैं, बस कौन नहीं है, हेनले का लूप नहीं है। और इसी के आधार पर ना दो प्रकार के नेफ्रॉन बनेंगे, मतलब हेनले के लूप की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो टाइप के नेफ्रॉन पढ़ेंगे अभी, है ना। तो किडनी की नलिका में बात कर लिए हम लोग कौन कौन होती है, तो एक पक्का क्वेश्चन में मिलेंगे, देखना, मेल्फिगियन बॉडी, पीसीटी डीसीटी इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, है ना, एंड मेडुला इज अ पार्ट ऑफ, मतलब एक्चुअल में पार्ट तो नेफ्रॉन का है, लेकिन वो सिचुएटेड रहती कहाँ पर, वो कॉर्टेक्स रीजन में सिचुएटेड रहती, मतलब ऊपर तरफ। देखो ये कॉर्टेक्स रीजन है ये वाला, तो ऊपर की तरफ है, जबकि मेडुला रीजन इधर की ओर है। तो इस डायग्राम से हम लोग देख भी सकते हैं, है ना, कि देखो लूप ऑफ हेनले जो है कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो मेडुला रीजन में दिखाई दे रही है। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट को क्यों नहीं बोले मेडुला रीजन में, तो भाई कलेक्टिंग डक्ट का आधा हिस्सा जो रहता है ना ऊपर की तरफ रहता है, आधा नीचे की ओर रहता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा मेडुला में होता है। यही कारण है कि कलेक्टिंग डक्ट भी कहीं ऑप्शन में आएंगे
कि मेजरली पार्ट यहाँ पर ज्यादा होता है तो मेडुला में ही कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये भी बात जानना है। समझ गए? एनसीईआरटी से इन तीनों और चारों के बारे में बोला है, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि नेफ्रॉन का एक ही नेफ्रॉन का हिस्सा ही नहीं है, ये बहुत सारे नेफ्रॉन का हिस्सा है। यही कारण है कि इसको नहीं बताया है, सिर्फ इन तीनों और इसको चौथे नंबर को बताया है। 4 ही पार्ट के बारे में बताया है, किसके? नेफ्रॉन के 4 पार्ट के बारे में बोले हैं। समझ आया कि नहीं हम? ठीक है, तो ये बात समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके आगे और देखें, नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस से निकलने वाली अपवाही धमनी वृक्क नलिकाओं के चारों ओर एक महीन केशिका नेटवर्क पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती है। इस नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा हेनले के लूप के समानांतर चलता है, जो यू आकार का वासा रेक्टा बनाता है, यू आकार का, यू शेप्ड। यहाँ पर देखो, अब हम लोग यहाँ पर जाने थे कि एफरेंट आर्टेरियोल जो रहती है ना, एफरेंट वाला, ये आर्टेरियोल यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाती गुच्छा, और गुच्छा बनाने के बाद में इधर से जो निकलते हैं, यहां से देखो निकलते हुए दिखाई दे रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल जो है निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो इफरेंट आर्टेरियोल जो रहती है ना, ये क्या करेगी? अब देखो, ये तो खाली हाथ हो गया है, मतलब इसमें से पूरा जो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट थे छन गए हैं, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इसको छोड़कर बाकी सब लोग छन गए। यहाँ पर खाली हाथ है, ये वापिस लेने जाएगा सब में, तो है ना, इसको पूरी तरीके से क्या कर लेगा? पकड़ लेगा, जकड़ लेगा इसको। किसको? इस जो पेरिटिब्युलर, ये जो कैपिलरीज है ना, मतलब ये पेरिटिब्यूल्स वाला जो पार्ट है ना किसका? नेफ्रॉन का, उन सभी के ओर में ऐसे लिपट जाएगा। भाई ये ले लिया है सभी को, है ना, यहाँ से जब बाहर चला जाएगा मतलब बॉडी के, इसीलिए इसको पकड़ती है। तो इसका चारों तरफ जब लिपटती है ना, तो लिपटती है, तो देखो लिपटने वाले जो चीज होती है, बहुत सारे ब्रांचेस बना के लिपटती है, जिसको हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। मतलब महीन नेटवर्क होते हैं, महीन केशिका नेटवर्क होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे धागेनुमा संरचना बना देंगे, और ना ये चारों तरफ लिपट जाएंगे। लेकिन ये जहां पर लूप ऑफ हेनले है ना, तो लूप ऑफ हेनले की तरफ, तो लूप ऑफ हेनले की तरफ ये क्या करती है? तो लूप ऑफ हेनले तरफ एक समानांतर चलती है, ये लूप ऑफ हेनले के समानांतर ऐसे चलेगी। तो ये किसके? तो इसको हम लोग बोलेंगे, एक नाम देंगे वासा रेक्टा। तो ये कैसे चलती है? समानांतर, समानांतर चलती है, किसके? होती है किसके? लूप ऑफ हेनले के। तो लूप ऑफ हेनले के समानांतर चलती है। ये कौन? ये जो वासा रेक्टा रहती है, और कौन से आकार की रहती है वासा रेक्टा? यू शेप्ड रहती है, यू शेप्ड मतलब यू के आकार के रहती है। कौन? वासा रेक्टा। जबकि लूप ऑफ हेनले कौन से आकार की थी? तो लूप ऑफ हेनले हेयर पिन शेप्ड थी, जबकि ये यू शेप्ड होती है। दोनों में डिफरेंस है ना, तो इसको याद रखना, यू शेप्ड होती है भाई। ठीक है, कौन? ये जो वासा रेक्टा रहते हैं वही। और वासा रेक्टा किससे बनी रहती है? तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से बनी हुई रहती है, और जो ब्लड वेजल्स ही है ना, ब्लड वेजल। तो कौन सा ब्लड वेजल? इफरेंट आर्टेरियोल ही पूरे है ना, से ब्रांचेस बना के इसमें पूरा लिपट गया रहता है। पीसीटी में लिपटा हुआ है, डीसीटी में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है, लूप ऑफ हेनले में पूरा लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। नेफ्रॉन के पार्ट जानते हैं हम लोग, 2 प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, है ना। नेफ्रॉन के टाइप देखें कि नेफ्रॉन 2 टाइप के होंगे। सबसे पहला एक होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है ना, और दूसरा होगा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, देखना कैसे। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं, ज़्यादातर 85% से ज़्यादा जो नेफ्रॉन है ना, कहाँ पर रहेंगे? कॉर्टेक्स रीजन में। तो 85% से ज़्यादा, तो मैक्सिमम नेफ्रॉन कहाँ पर है? कॉर्टेक्स रीजन में है। मैक्सिमम नेफ्रॉन कहाँ पर है? कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, तो इसको याद रखना, कॉर्टेक्स रीजन में है। कितने परसेंट है? 85% जो नेफ्रॉन है। इसमें हेनले का लूप छोटा होता है, याद रखना। लूप ऑफ हेनले जो है ना, यहाँ पर शॉर्ट है, शॉर्ट। और मज्जा में मतलब मेडुला में बहुत कम फैला होता है, मतलब नीचे की ओर जा नहीं पाता, ऊपर की ओर है ना, तो ऊपर तरफ ही रहता है। वासा रेक्टा अनुपस्थित या अत्यधिक कम होती है। मतलब देखो, क्योंकि लूप ऑफ हेनले ही छोटा है, तो वासा रेक्टा बनेंगे नहीं इसमें। तो इसमें वासा रेक्टा जो रहती है ना, रेक्टा या तो क्या रहेगी? छोटा रहेगा, इसमें भी शॉर्ट होंगे, या तो अब्सेंट रहती है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि वासा रेक्टा कौन से प्रकार के नेफ्रॉन में अब्सेंट होती है? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या रहती है? वासा रेक्टा अब्सेंट रहती है। तो वासा रेक्टा अब्सेंट रहती है किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही सबसे ज्यादा मात्रा में रहती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही 85%। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। 85% क्या होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि 15% ही क्या होते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। मतलब इसमें हेनले का लूप लंबा होगा, तो यहाँ पर लूप ऑफ हेनले क्या है? लॉन्ग है। और चूंकि जब लॉन्ग होती है तो नीचे की ओर आती है, तो ये मेडुला रीजन में रहती हैं, ये मेडुला में रहती है ज़्यादातर, और इसीलिए इसको जक्स्टा
मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। रोक दे। तो ये वाला क्या है, लूप ऑफ हेनले लॉन्ग रहती है इसमें, किसमें? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। तो इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन तभी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये मेडुला रीजन में रहती है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की संख्या जो रहती है ना, देखो यहाँ पर 15% है, कम रहती है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, इसी कारण यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? वासा रेक्टा तो प्रेजेंट रहेंगे ही, वासा रेक्टा प्रेजेंट। और यही कारण है कि इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, जक्स्टा वर्ड यूज करते हैं वासा रेक्टा के लिए। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसमें हेनले का लूप लंबा होता है और मेडुला में गहराई तक जाता है, अंदर तक गया रहेगा, और वासा रेक्टा मौजूद है। वासा रेक्टा तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, है ना। देख सकते हैं यहाँ से हम लोग, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स रीजन तक, देखो यहाँ तक लगभग कॉर्टेक्स है ना, लगभग यहाँ तक कॉर्टेक्स। तो ये वाला थोड़ा सा हिस्सा बस आ रहा है लूप ऑफ हेनले का कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है मेडुला के अंदर तक गया हुआ है। तो डायग्राम से हम लोग देख भी सकते हैं, है ना। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन के टाइप से इसको क्वेश्चन से को पूछते हैं, ठीक है। चलो अब हम ये सब चीज़ तो जाने हैं ना, पढ़ लिए। अब नेफ्रॉन का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि नेफ्रॉन का डायग्राम बनती कैसे है, तो उसको भी जानते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन के डायग्राम में बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे हम लोग। ये है नेफ्रॉन, तो सबको नेमिंग भी देंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग, इसका नाम वगैरह भी जाने हम लोग। तो देखते हैं यहाँ से, रेड कलर में बनाते हैं। यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल जो आया हुआ है यहाँ पर ऐसे, मैंने यहाँ पर एक गुच्छा बनाया हुआ है और उसके बाद यहाँ से ऐसे निकल गया। तो इसका नाम है क्या? एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ए बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, ये इसको हम बोलेंगे ए बोलेंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है, बोमेन कैप्सूल होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल है ये, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये वाला जो है ना हिस्सा बना हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। और इन दोनों से ही बनी हुई रहती है क्या? मेल्फिगियन बॉडी, मेल्फिगियन बॉडी, या इसको बोलते हैं रिनल कॉर्पसल्स, या इसका एक और नाम क्या है? रिनल कॉर्पसल्स, ठीक है। इसके बाद में हम लोग और देखते हैं यहाँ से, ये वाला जो हिस्सा रहता है क्या रहता है? पीसीटी रहता है। ये वाला रहता है डिसेंडिंग रहती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, LOH। लेकिन कौन सा पार्ट रहता है इसका? थिक वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट क्या रहता है? थिन वाला पार्ट होती है ये, ठीक है, थिन वाला पार्ट होती है। ये वाला क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, मतलब आरोही वाला क्रम है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये क्या रहता है? ये थिक वाला पार्ट है इसका, और ये वाला कौन सा पार्ट है इसका? थिन वाला पार्ट होता है ये। बाकी ये वाला जो हिस्सा रहता है DCT होता है, डिजिटल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल्स होती है। बाकी ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट मतलब ये होती है संग्रह नलिकाएं होती हैं, जो एक ही नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं रहती, बहुत सारे नेफ्रॉन का हिस्सा रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो इफरेंट आर्टिकल जो निकला हुआ रहता है, इसका काम क्या है? ये इधर की ओर में ऐसे लिपटता हुआ आएगा, इसके पैरेलल चलेगा, है ना। यहाँ से हम देख सकते हैं ऐसे लिपटता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ से इसके पैरेलल चलता हुआ किसके? लूप ऑफ हेनले के, है ना, ऐसे। फिर उसके बाद फिर से ये क्या करती है? ऐसे लिपटता हुआ निकलता है ना, ये ऐसे जाती है, ये ऐसे इसको। अब यहाँ से जब निकलेगी ये, तो ये बन जाएगी क्या? रिनल वेन बन जाएगी यहाँ पर, मतलब पहले बनेगी वेन्स बनेंगे, वेनलेट्स बनेंगे, उसके बाद में क्या बनेगी? रिनल वेन्स के द्वारा, है ना, ये बाहर हो जाती है। और सब चीज़ जो यहाँ से फिल्टर किया था उसमें नाइट्रोजन वेस्ट को छोड़कर बाकी सबको फिर से वापस ले लेती है। तो इसका नाम हो जाता है क्या यहाँ पर? तो यहाँ इसको हम लोग बोलेंगे क्या? वासा रेक्टा, है ना। तो वासा रेक्टा जो होती है यू शेप्ड,
और ये जो रहती है डिसेंडिंग लो पाप है, ये हेयर पिन शेप्ड होते हैं, हेयर पिन शेप्ड ये होती है, ठीक है। तो उसमें से हम बात करें कि कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन लोग होते हैं, तो कॉर्टेक्स में होती है कौन, तो मेल्फिगियन बॉडी, मेल्फिगियन बॉडी, दूसरा पीसीटी, तीसरा डीसीटी होते हैं। तो ये होती है कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट रहती है, एग्जांपल यहाँ पर है ना, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट। और दूसरा मेडुला रीजन की बात करेंगे यहाँ पर, तो मेडुला रीजन में रहती है लूप ऑफ हेनले, और कभी कभी कलेक्टिंग डक्ट भी ऑप्शन में है, तो भी हम बता सकते हैं मेडुला रीजन में रहती है ये सभी, ठीक है। तो ये रहती है कॉर्टेक्स रीजन में, मेडुला रीजन में। दो प्रकार के नेफ्रॉन हम लोग पढ़े, एक जुक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन जो 15% और जो 85% होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है। तो नेफ्रॉन का है ना हम लोग पूरी तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है उसको नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि पीसीटी कैसे काम करती है, डीसीटी कैसे काम करेगी, है ना, इन सब के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन सब का। यदि हमें पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। और नीट जून KWD को क्या करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।